हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आज हम थर्ड सेशन पर आ गए हैं। इससे पहले हमने यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए। यूकैरियोटिक सेल में लास्ट सेशन में हमने इसकी सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा, प्लस उसके क्वेश्चंस भी किए। देन सेल वॉल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा एंड सेल ऑर्गेनल्स के लिए मैंने आपको यहाँ पर एक चार्ट बनवाया था बच्चों, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाए कि यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, उनमें से कौन कौन से नॉन मेम्ब्रेनस हैं, विच वन आर डबल मेम्ब्रेनस एंड विच वन आर सिंगल। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस में मैंने आपको ये भी बताया था कि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनल है जो यूकैरियोटिक सेल में तो होता ही है, प्लस प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है। ओके, अभी हम देखेंगे राइबोसोम में कि क्या डिफरेंस है दोनों के राइबोसोम्स में। जबकि इन सभी की अगर हम बात करें तो डबल मेम्ब्रेनस में दो ही ऑर्गेनल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल और प्लास्टिड्स जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट किचन ऑफ द सेल भी आता है। क्लियर। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो है, लेकिन न्यूक्लियस को कुछ ऑथर सेल ऑर्गेनल कहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टर ऑफ द सेल है। रही बात सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स की, तो सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स में कल हमने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के क्वेश्चंस कर लिए थे, जिसमें 4 ऑर्गेनल्स आते हैं। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, प्रोटीन्स लिपिड्स वगैरह का सिंथेसिस करती है, फिर उन्हें जीबी में भेजती है, गोल्जी बॉडी में, जहां पर ये चीजें मॉडिफाई होती हैं, उनकी पैकेजिंग होती है। अच्छा, जीबी में एक और चीज याद रखना बच्चों, कल मैं आपको मेंशन करना भूल गई थी, वैसे आपने पढ़ रखा होगा। जीबी के लास्ट में एक लाइन लिखी है जिस पर कई बार नीट में क्वेश्चन आया है कि जीबी में ही ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर प्रोटीन आर से बन के आया तो उसमें उसको ग्लाइकोप्रोटीन में बदलने के लिए जो भी मॉडिफिकेशंस करने हैं वो जीबी करेगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन कहाँ बन के तैयार हुआ? जीबी में। इसी तरह ग्लाइकोलिपिड्स में जो लिपिड वाला पार्ट है वो एसईआर ने बनाया, फिर उन्हें मॉडिफाई होने के लिए जीबी में भेज दिया। तो जो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होते हैं, इनका फॉर्मेशन जीबी करेगा। ठीक है, देन फिर हमने लाइसोसोम और वैक्यूल के भी क्वेश्चंस कर लिए थे। और ये चारों क्यों इंटरकनेक्टेड हैं बच्चों? क्योंकि ईआर में जो चीजें बन रही हैं जीबी में वो मॉडिफाई हो रही हैं। जीबी से जो वेसिकल्स निकल रही हैं बन बन के, उनमें कई तरह के एंजाइम्स होते हैं, अलग अलग सब्सटेंस होते हैं। अगर वो एंजाइम्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं तो फिर वो वही वेसिकल लाइसोसोम बन जाएगी, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। और अगर प्लांट सेल में बड़ी सी वैक्यूल है तो उस वैक्यूल में जो चीजें स्टोर हो रही हैं वो भी बन के ही आई हैं, तो वैक्यूल भी कहीं ना कहीं फंक्शनली इनसे कनेक्टेड है। सो दीज 4 आर द पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अच्छे से क्लियर है, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। चलिए भाई, अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और साथ साथ में हम माइटोकॉन्ड्रियल प्लास्टिड्स के बारे में कल मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया था। ध्यान है कि ये सेमी ऑटोनॉमस क्यों है, इनके पास ऐसी क्या पावर है जो इन दोनों को बाकी ऑर्गेनल से अलग बनाती है? तो वो है इनके पास इनका खुद का डीएनए है, खुद का आरएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं, प्लस खुद के प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी है, जिसकी वजह से एक माइटोकॉन्ड्रिया अपने जैसा नया माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है, या एक प्लास्टिड, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट हो, क्रोमोप्लास्ट हो या ल्यूकोप्लास्ट हो, अपने जैसा नया प्लास्टिड बना सकता है। ओके, तो ये इसलिए इन दोनों को हम क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। अब कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड से ही रिलेटेड, जिससे हमारे ये दोनों टॉपिक्स पक्के हो जाएं। ठीक है, देखिए क्या क्वेश्चन है। असर्शन में लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल। ये वही कॉन्सेप्ट आ गया सेम जो मैंने कल आपको समझाया है। वाई? बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनल as well as contain DNA with protein synthesizing machinery। क्लियर कट पढ़ के पता चल रहा है कि ये रीजन इस assertion को एक्सप्लेन कर रहा है। तो यस, assertion both are correct and it is the correct explanation, option D। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following statement regarding mitochondrial membrane is not correct? आपको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर क्वेश्चन पूछा है। अगर आपने एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में आप देखो मेम्ब्रेन के बारे में बताया हुआ है, यहाँ पर है ना, एक लाइन दे रखी है रही कि एक तो आपको पता ही होता है, डायग्राम में हम बनाते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स हैं जिन्हें आप क्रिस्टी कहते हैं। उसके अलावा इनकी परमिएबिलिटी में भी एक डिफरेंस होता है बच्चों, जो यहाँ पर दे रखा है, क्या जो वो लाइन मिल नहीं रही है, वेयर इट इज, जिसमें ये बताया जाता है, मैं आपको समझा देती हूँ, अभी वो लाइन मिलेगी तो बता दूंगी, कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो हमेशा ध्यान रखो
ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है। अब इनर मेम्ब्रेन में क्रिस्टी बनाओ तो बना लो, चलो ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट बताओ मुझे, सिंपली तुम सोचो, लॉजिकली सोचो कि अगर ये दो मेम्ब्रेन्स हैं, मेम्ब्रेन्स क्यों होती हैं? एक तो उसको एक बाउंड्री प्रोवाइड करने के लिए, और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, डिसाइड करती हैं कि कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, ठीक है। सपोज करो मैं तुम्हें कहूं कि बाहर वाली मेम्ब्रेन कम परमिएबल है और अंदर वाली मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल है। हाउ इज इट पॉसिबल? कम और ज्यादा का मतलब कि बाहर 10 तरह के मॉलिक्यूल्स वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए। अब बाहर वाली मेम्ब्रेन तो सिर्फ 3 मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करेगी और अंदर वाली मेम्ब्रेन 7 मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर दे अंदर जाने के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर बाहर वाली मेम्ब्रेन ने 3 मॉलिक्यूल्स को अलाउ किया तो या तो अंदर वाली उन तीनों को अलाउ कर दे इक्वली परमिएबल हो, या उन 3 में से 2 को कर दे, या उन 3 में से किसी एक को कर दे। तो इनर मेम्ब्रेन हमेशा आउटर के कंपैरिजन में कम परमिएबल होगी ना। हमेशा सिक्योरिटी सिस्टम, जितना अंदर जाते हैं हम किसी सिस्टम में, उतना उसका सिक्योरिटी सिस्टम बढ़ता जाता है ना। तो बाहर वाला क्या होता है? ज्यादा परमिएबल होगा। अगर बाहर वाली मेम्ब्रेन 10 में से 7 मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है तो फिर इनर मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी कि इन 7 के 7 को अंदर जाने दूं या 7 में से भी 6, 5, 4, 3, 2 या 1 को ही अंदर जाने दें। ओके, तो हमेशा इनर मेम्ब्रेन इज लेस परमिएबल देन आउटर। इसमें कुछ रटने वाला नहीं है, समझ के याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखो ऑप्शंस क्या हैं कि परमिएबिलिटी पे भी है ना एक ऑप्शन, हाँ, कि द एंजाइम्स ऑफ द ETS आर एम्बेडेड इन द आउटर मेम्ब्रेन। अच्छा, ये कहां से ली है लाइन? आपको ध्यान है जब हम प्लांट फिजियोलॉजी में रेस्पिरेशन पढ़ते हैं तो वहां पर हम बोलते हैं ना माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ सेल। हमारा भी है। जब हमारी, अगर ये हमारी सेल है, ये सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, तो जैसे ही सेल में ग्लूकोज जाता है तो पहले ग्लूकोज का बाहर क्या होता है साइटोप्लाज्म में? ग्लाइकोलिसिस। फिर ग्लाइकोलिसिस से पायरुवेट बनता है। पायरुवेट एसिड 10th में भी पढ़ रखा है सबने, 11th में भी पढ़ रखा है। जो अब मुझे नहीं पता, आप हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जो यूट्यूब पे लेक्चर देखते हैं, तो मैं सबको ध्यान में रखते हुए समझाती हूँ, ठीक है। तो ये साइटोप्लाज्म है जिसमें ग्लाइकोलिसिस हुआ, उससे पायरुवेट बना। अब पायरुवेट को अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो वो किसमें चला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर ये जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर क्रैब्स साइकिल होता है ना, TCA साइकिल, और उससे जितने भी NADH2 FADH2 बनते हैं वो सब का ATP में कन्वर्जन होता है यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे। कैसे होता है? बाय अ चेन सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम डिटेल में रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ते हैं। वो बड़ा सा डायग्राम है ना, आपको कंफ्यूजिंग लगता है, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो वो सारे कॉम्प्लेक्स कहाँ सिचुएटेड हैं? वो इनर मेम्ब्रेन पर सिचुएटेड हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ETC के जो एंजाइम्स हैं यानी जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो कौन सी मेम्ब्रेन पर होते हैं, तो ये तो गलत हुआ, ये आउटर पे कह रहा है, जबकि वी नो ETS तो इनर मेम्ब्रेन पर होता है, ठीक है। The inner membrane is highly convoluted, forming a series of enfoldings. Yes, surface area बढ़ाने के लिए इसमें बहुत सारी enfoldings होती हैं जिन्हें आप क्रिस्टी कहते हो. The outer membrane is more permeable than inner membrane. हमें क्या बताना है? Not correct बताना है ना हमको, incorrect बताना है। अच्छा, the outer membrane is more permeable to inner than inner membrane, बिल्कुल ठीक है, outer membrane ज्यादा permeable है। मैं इसको देखकर कंफ्यूज हो रही थी, तो यानी यहाँ पर आपको इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट में ऑप्शन ए हो गया, ठीक है। अगर सारे इनकरेक्ट होते तो फिर हम ऑल ऑफ द अबव करते। डन, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर, ठीक है भाई। ये माइटोकॉन्ड्रिया पे बस मैंने इतने ही क्वेश्चंस लिए हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की मैक्सिमम डिटेल्स इसमें हमने देख ली है ना। क्रिस्टी पर क्वेश्चन बहुत कॉमनली आता है, मैच द कॉलम में, शायद आगे हमें मिल जाएगा। और उसके अलावा क्रिस्टी पर एक और चीज यहाँ पे आप ध्यान रखना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में चाहो तो आप यहाँ डायग्राम भी बना सकते हो एक छोटा सा, कि अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन की क्रिस्टी हैं, इनर फोल्डिंग्स हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है। तो इस पूरी क्रिस्टी पर ऐसे टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं। अगर किसी को रेस्पिरेशन इन प्लांट्स चैप्टर में वो ETC जो मैं कह रही हूँ, कॉम्प्लेक्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कॉम्प्लेक्स याद है, तो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स याद करो, ATPase होता है, जिसमें F0 F1 होता है। ये वही F0 F1 पार्टिकल्स हैं, ATPase हैं ये, ठीक है, जिनकी वजह से एक्चुअल में ATP का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो मैंने बनाए हैं टेनिस रैकेट लाइक पार्टिकल, जैसे टेनिस का रैकेट होता है बिल्कुल वैसे दिखते हैं, इनको कहते हैं बच्चों, इनको कहते हैं ऑक्सीजोम्स। एक तरह से फूड का जो ऑक्सीडेशन हुआ, उसका जो मेन पर्पस था ATP बनाना, वो यहीं आकर कंप्लीट हुआ है। ऑक्सीजन का जो एक्चुअल यूटिलाइजेशन होता है वो ETS में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान होता है, ठीक है। तो इन्हें ऑक्सीजोम कहते हैं, या इन्हें F0 F1 पार्टिकल्स भी कहते हैं, या कुछ बुक्स में इन्हें एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी लिखा रहता है,
एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ठीक है। एंड यस, क्योंकि यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो इनको एटीपी सिंथेटेज भी कहते हैं। एटीपी को बनाने वाले एटीपी सिंथेटेज, इतने सारे नाम हैं इनके, ठीक है, क्लियर। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन तुमसे पूछते हैं तो वो भी आपको याद रखना है। डन, हटा दें इसको। चलिए, तो मैं देख रही हूँ और कोई ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं रह गया जो तुम्हें बताना था और यहाँ पर ना हो, ठीक है। यस, ऑल थिंग्स आर कवर्ड। ये लास्ट में ये रहा जो मैंने आपको बताया था ना, द माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। फिजन का मतलब यहाँ पे लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया कैन कॉपी देमसेल्फ, खुद की कॉपीज बना सकते हैं। जैसे बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करके 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 हो जाते हैं, ऐसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी खुद की कॉपीज बना सकते हैं क्योंकि उनके पास अपना खुद का डीएनए है। बट डू रिमेंबर, ये डीएनए प्रोकैरियोटिक डीएनए जैसा है। मैं बिल्कुल चैप्टर के स्टार्टिंग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर चुकी हूँ तुम्हें कि प्रोकैरियोटिक डीएनए की क्या खासियत होती है। प्रोकैरियोटिक डीएनए सिंगल है, सर्कुलर है एंड डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। अब हम देखते हैं, और ये देखो यहाँ पर ये भी लिखा है कि राइबोसोम्स जो हैं वो 70S टाइप के हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हुई माइटोकॉन्ड्रिया की बात। अब आते हैं हम प्लास्टिड्स के क्वेश्चन पर, देखना। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है हमको, प्लास्टिड्स में आप सबको पता है क्या, प्लास्टिड्स 3 तरह के होते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट में क्या फर्क है। तो क्लोरोप्लास्ट इज वन ऑफ द प्लास्टिड बच्चों। प्लास्टिड्स यानी प्लास्टिड्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ही डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स हैं। इनके पास भी डबल मेम्ब्रेन होती है, बट दे आर नॉट पावर हाउस ऑफ सेल। इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा नहीं है। हाँ, इनके पास भी 2 मेम्ब्रेन है, इनके पास भी पूरे में मैट्रिक्स है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में था। बट एक बात तो यहाँ पर दोनों मेम्ब्रेन्स कैसी हैं, कंटिन्यूअस है। यहाँ पर आपको कोई क्रिस्टी नहीं बनानी है। परमिएबिलिटी का डिफरेंस बिल्कुल सेम है। यहाँ पर भी वही कंडीशन है कि बाहर वाली मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल होगी, अंदर वाली मेम्ब्रेन कम परमिएबल होगी और सेलेक्टिव हो जाएगी कि भाई अगर 7 मॉलिक्यूल आए तो मैं तो 7 में से 5 को ही अंदर जाने दूंगी, ठीक है। और इस मैट्रिक्स में फिर डिपेंड करता है कि क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है या ल्यूकोप्लास्ट है, उसके बेसिस पर अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो यू ऑल नो क्लोरोप्लास्ट में इस तरह के थाइलेकॉइड्स होते हैं जो एक के ऊपर एक इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे फॉर्म स्टैक्स, ढेरी बनाते हैं, जस्ट लाइक अ पाइल ऑफ कॉइन। जैसे कॉइन्स की पाइल ढेरी होती है, बिल्कुल वैसे ही इनको आप कहते हैं ग्रेना, है ना। ये ग्रेना आपस में कनेक्टेड रहते हैं इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड्स के थ्रू। इस पूरे को आप बोलते हैं मेम्ब्रेन सिस्टम और बाकी का हो गया स्ट्रोमा। याद आ रहा है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर। अब इस मेम्ब्रेन सिस्टम पर होती है लाइट रिएक्शन और इस स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, जो डिटेल में हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ रखा है। फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है बॉटनी में फोटोसिंथेसिस से एकदम जूझते हैं, उनको समझ में ही नहीं आता कि इस चैप्टर में एक्चुअल में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो प्लीज वॉच माई सीरीज, जो मैंने एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में फोटोसिंथेसिस के लेक्चर्स अपलोड किए हैं, उनको जरूर देखना। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने फोटोसिंथेसिस वहां आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इनफैक्ट मैं कहूंगी हर वो चैप्टर जो तुम्हें टफ लगता है मैंने उसको बहुत सिंपल वे में बनाकर एनसीईआरटी से पढ़ाने की पूरी कोशिश की है। तो आप एक बार जरूर इस सीरीज के चैप्टर्स को देखना, ठीक है। चलिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई क्लोरोप्लास्ट होगा तो ऐसा होगा। अगर क्रोमोप्लास्ट है, अच्छा एक और चीज सुन लो, अगर ये क्लोरोप्लास्ट है तो एक और वर्ड होता है जिसमें आप लोग कंफ्यूज रहते हो, दैट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता कि प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल में क्या फर्क है। तो प्लास्टिड तो मैंने तुमको बताया क्या हुआ, सेल ऑर्गेनेल है एक तरह का, जो 3 तरह से हो सकता है। अगर वो सेल को ग्रीन कलर प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्लोरोप्लास्ट है। क्यों ये ग्रीन कलर देता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट, ये जो थाइलेकॉइड दिख रहे हैं आपको, इन पर छोटे छोटे फोटो सिस्टम्स बना दूं मैं। फोटोसिंथेसिस में पढ़ा रखा है मैंने फोटो सिस्टम्स क्या होते हैं, या अभी के लिए तो समझ लो तुम, ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं। दीज आर एक्चुअली द क्लोरोफिल पिगमेंट्स। तो क्लोरोफिल इज जस्ट अ मॉलिक्यूल, अ पिगमेंट। ऐसे बहुत सारे क्लोरोफिल कहाँ हैं, मेम्ब्रेन सिस्टम पर। मेम्ब्रेन सिस्टम किसका पार्ट है, एक ऑर्गेनेल का, जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो इन तीनों वर्ड्स में एकदम कंफ्यूजन नहीं होना, मतलब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये तो हुई बात क्लोरोप्लास्ट की। अगर क्रोमोप्लास्ट होता तो पता है क्या होता, क्रोमो यानी कलर। तो प्लांट में सिर्फ ग्रीन कलर ही होता है या और भी कलर्स होते हैं, जैसे फ्लावर होते हैं, उनके फ्रूट्स होते हैं, कैरेट का अलग कलर है, ऑरेंज का अलग कलर है, फ्लावर्स के अलग कलर है। ये कलर्स कैसे आए प्लांट सेल के पास, क्योंकि उन सेल्स में क्रोमोप्लास्ट होता है। फिर उन सेल्स में अंदर अलग तरह का स्ट्रक्चर होता है जो आपको नहीं पढ़ना है, और उनमें ना बहुत तरह तरह के पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं। यहाँ पर दे रखा है देखो, इन द क्रोमोप्लास्ट कैरोटिनॉइड्स,
लाइक मतलब ये ग्रीन नहीं होते, इसलिए आप इसको इससे नहीं करती हूँ, अलग अलग कलर के होते हैं, कोई रेड, कोई येलो, कोई ऑरेंज। तो और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितने भी पिगमेंट्स क्रोमोप्लास्ट या क्लोरोप्लास्ट में है, मतलब प्लास्टिड्स में जितने भी पिगमेंट्स है ना बच्चों, दे ऑल आर फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स, दे ऑल आर फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में सच मेंशन नहीं है बट इस कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आए हैं कि जैसे अभी मैंने तुमको लास्ट सेशन में वैक्यूल के बारे में बताया था कि प्लांट सेल में एक बड़ी सी वैक्यूल भी होती है, तो वैक्यूल में भी पिगमेंट्स का स्टोरेज हो सकता है। जैसे एक पिगमेंट का नाम तुमने सुना है एंथोसाइनिन, जो बीट रूट होती है अपनी, उसमें जो कलर होता है उसका रेड कलर, वो बीट रूट चुकंदर जो अपन खून बढ़ाने के लिए खाते हैं सैलेड वगैरह में, तो वो एंथोसाइनिन एक वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है। आप बीट रूट को काट के रख लो, स्लाइस पानी में रख लो, कैसे भी रख लो, थोड़ी देर में वो पानी रेड हो जाएगा, क्योंकि एंथोसाइनिन ने क्या किया, वो पानी में डिसॉल्व हो सकता है, वाटर सोल्यूबल पिगमेंट है, तो वो वाटर में डिसॉल्व हो गया। तो जो ऐसे वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स है ना, वो कभी भी प्लास्टिड्स के नहीं है, वो पिगमेंट्स वैक्यूल के अंदर स्टोर्ड रहते हैं, क्योंकि प्लास्टिड सिर्फ उन्हीं पिगमेंट्स को रखता है जो फैट सोल्यूबल है। जैसे आप फ्लावर है, तो फ्लावर में आप उसको पानी में रखो, ऐसा होता है कि फ्लावर का कलर पानी में चला गया, नहीं। हाँ, अगर किसी फ्लावर में कोई वाटर सोल्यूबल पिगमेंट भी है तो फिर वो पानी से, मतलब फ्लावर से पानी का कलर चेंज हो जाएगा। अदरवाइज यूजुअली, क्योंकि ये कलर प्लास्टिड्स की वजह से है और प्लास्टिड्स में फैट सोल्यूबल पिगमेंट है, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो इस पे भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है, या कौन से पिगमेंट्स हैं, तो वो मैंने तुम्हें बताया कैरोटिनॉइड्स हो सकते हैं। कैरोटिनॉइड्स का एग्जांपल है कैरोटीन। कई बार हमें ये भी नहीं समझ आता दोनों में क्या फर्क है। कैरोटिनॉइड्स एक बड़ा ग्रुप है जिसमें कई सारे पिगमेंट्स आते हैं, जिनमें से एक है कैरोटीन। ठीक है, ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, एंड मेनी अदर्स। क्लियर? इसके अलावा भी और भी बहुत तरह तरह के पिगमेंट्स होते हैं, यहाँ पर सबके नाम नहीं दिए हैं, जैसे हमने ब्राउन एल्गी में पढ़ा था ज़ैंथोफिल्स, फ्यूकोज़ैंथिन्स, है ना, ये सब। ओके, रेड एल्गी में हमने पढ़ा था आर फाइकोएरिथ्रिन। तो दीज ऑल आर पिगमेंट्स। डन। तो अगर क्रोमोप्लास्ट होगा तो बाहर का स्ट्रक्चर सेम है, अंदर मैट्रिक्स है, लेकिन अंदर का ऐसे स्ट्रोमा, ग्रेना ये सब नहीं होगा, बल्कि किसी और तरह से पिगमेंट्स अरेंज होंगे। और जो तीसरे प्लास्टिड्स हैं ल्यूकोप्लास्ट, दीज आर कलरलेस। कल भी बताया था, ल्यूको मीन्स कलरलेस, इनका कोई कलर नहीं होता। क्लोरो ग्रीन कलर दे रहे हैं, क्रोमो बाकी के कलर्स दे रहे हैं, और ल्यूको कलरलेस है। तो फिर कलरलेस है तो क्या कर रहा है ये प्लांट सेल में? अगेन इट डू स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। प्लांट सेल में ऐसी नेचर ने कई चीजें बनाई हैं जिनका काम सिर्फ स्टोर करना है, क्योंकि प्लांट्स को हमारी तरह बहुत सारी एक्टिविटीज नहीं करनी होती है बच्चों। प्लांट्स को नेचर ने कितने सुंदर दो काम दिए हैं कि तुम्हें पूरी दुनिया में जो लाइफ है उसको सस्टेन करना है, और लाइफ को सस्टेन करने के लिए क्या करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट फूड बनाते हैं और उसको तरह तरह से स्टोर करते हैं, और दूसरा हमारे लिए ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है ना। तो कम से कम एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट्स तो हमें हमारे घर के आसपास जो प्लांट्स हैं, गार्डन में अगर ट्रीज हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत केयर करनी चाहिए। आप करके देखना, आप नीट की तैयारी के साथ ऐसा कुछ करोगे आधा एक घंटा निकाल के, तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा और वो रिफ्रेशिंग होता है माइंड के लिए। ठीक है, सिर्फ पढ़ते रहने से भी ना माइंड सेचुरेट हो जाता है और एक दो महीने बाद ना हम बोर होने लगते हैं। इसलिए आप देखना, किसी भी टॉपर का इंटरव्यू सुन लो, कभी भी देख लो, वो हमेशा कहते हैं कि हम दिन में आधा एक घंटा कोई ना कोई एक्टिविटी जरूर करते थे, या तो वो कोई गेम खेलते हैं, या वो कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर वो गार्डनिंग अपनी हॉबी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उससे हमारा माइंड रिलैक्स होता है। ठीक है, चलिए, तो ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस हैं, जिनमें की क्या होता है, स्टोर करेंगे। तो क्या स्टोर करेंगे उसके बेसिस पर ये तीन तरह के हैं। अमाइलम वर्ड हमेशा स्टार्च के लिए आता है, अमाइलेज, अमाइलम, तो अमाइलम स्टार्च को स्टोर करेगा। इलायो वर्ड लिपिड्स के लिए आता है, तो ये ऑयल एंड फैट्स को स्टोर करेगा। और जो थर्ड है एल्यूरोप्लास्ट, ये मैं हटा रही हूँ, जो थर्ड है एल्यूरोप्लास्ट, वो किसको स्टोर करेगा, एल्यूरॉन लेयर, प्रोटीन रिच लेयर। एल्यूरॉन वर्ड प्रोटीन के लिए आता है, प्रोटीन को स्टोर करेगा। ठीक है, इन तीनों प्लास्टिड्स में से, इन तीनों प्लास्टिड्स में से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर तुम्हारी बुक में डिटेल में है। ये रहा वो डायग्राम जो अभी मैं बना रही थी। ठीक है, ये स्ट्रोमा। व्हाट इज स्ट्रोमा? स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स। पूरे जहां जहां स्पेस है वहां पर एक लिक्विड फैला हुआ है, मैट्रिक्स भरा हुआ है। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है? स्ट्रोमा। और इसी स्ट्रोमा में वो सब होगा, इसके पास खुद का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा, है ना, सर्कुलर होता है जो शेप में होगा, सिंगल, बहुत सारे नहीं होंगे, बहुत सारे क्रोमोसोम में डिवाइडेड नहीं होगा, बल्कि सिंगल होगा, नेकेड होगा, नॉन हिस्टोनिक होगा, बिल्कुल एज अ प्रोकैरियोटिक डीएनए। और तुमने एक बात यहाँ पे, अच्छा वो बात मैं बताऊंगी अभी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया स्ट्रोमा क्या है? तो इन सब के बारे में यहाँ पर लिख रखा है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लें हम, चलो देखते हैं। चूज द इनकरेक्ट पेयर।
ठीक है, चूज द इनकरेक्ट पेयर। तो आपको बताना है कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है। देखो भाई, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरो यानी ग्रीन, तो ये लाइट एनर्जी को ट्रैप करेगा, बिल्कुल करेगा। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस, स्टोर करेगा न्यूट्रिएंट्स को, बिल्कुल करेगा। क्रोमोप्लास्ट यानी कलर प्रोवाइड करेगा, बिल्कुल करेगा। तो फिर नन ऑफ दीज, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बोथ द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ माइटोकॉन्ड्रिया आर, ये हमने भी पहले किया था, यहाँ पर आ गया। स्ट्रक्चरली तो डिफरेंट है ही, अभी अभी बताया था मैंने तुमको। अगर स्ट्रक्चरली डिफरेंट है तो बट ऑब्वियस फंक्शनली तो डिफरेंट होगी ही होगी, है ना। स्ट्रक्चरली क्यों डिफरेंट? क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि बाहर वाले की परमिएबिलिटी ज्यादा है और अंदर वाले की कम है, तो इसका मतलब बाहर जो कैरियर गेट्स हैं, जो प्रोटीन चैनल्स हैं, वो ज्यादा हैं और अंदर कम है। तो स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली डिफरेंट, दोनों तरह से मेम्ब्रेन्स आपस में डिफर करती हैं। नेक्स्ट, असर्शन रीजन। ये मेम्ब्रेन डिफरेंस वाला पॉइंट ना यहाँ पे भी दे रखा है, देखो। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, अच्छा वो माइटोकॉन्ड्रिया की जगह यहीं पर है एक्चुअली में। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो डबल मेम्ब्रेनस एंड ऑफ द टू द इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। ठीक है, क्लियर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, असर्शन रीजन। ठीक है, राइबोसोम्स पर आ गए। चलिए भाई, तो ये हमारे दोनों के क्वेश्चंस हो गए। इसमें भी मैंने आपको बता दिया कि भाई क्लोरोप्लास्ट में क्या क्या चीजें हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, साथ में हो जाते हैं इसकी प्रैक्टिस। अब थोड़ा सा राइबोसोम्स के बारे में दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ध्यान रखना, राइबोसोम्स स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स हैं, सबसे छोटे साइज के होते हैं, स्मॉलेस्ट है और नॉन मेम्ब्रेनस है। डू रिमेंबर, नॉन मेम्ब्रेनस है। ठीक है, इनको पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं, क्योंकि जॉर्ज पैलेट ने इनको सबसे पहले देखा था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। ठीक है, बिल्कुल ग्रेन्यूल्स की तरह, जैसे एक पेपर पे आप डस्ट के पार्टिकल्स बिखेर दो, बिल्कुल सेल के साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए ग्रेन्यूल्स की तरह दिखते हैं। ये एकदम कोई ऐसे बहुत वेल डेवलप्ड ऑर्गेनेल की तरह नजर नहीं आते, दे आर जस्ट लाइक ग्रेन्यूल। फिर उस ग्रेन्यूल को आइसोलेट करके इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से और जूम करके उसको डिटेल में जब देखते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता है। उसमें भी ध्यान रखना, अगर जिसने जेनेटिक्स पढ़ी है वो कोरिलेट कर सकता है कि राइबोसोम की दो सब यूनिट होती हैं, एक स्मॉल एक लार्ज, तो कभी भी ये दोनों आपस में जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, ये दोनों डिटैच पड़ी रहती हैं। जब ट्रांसलेशन का टाइम आता है, जब एमआरएनए बनकर आता है और उसको प्रोटीन बनाना होता है, तो ध्यान है आपको, एमआरएनए पे हम बोलते हैं पहले नीचे से स्मॉल यूनिट आती है, फिर ऊपर से लार्ज यूनिट आती है। तो दे अटैच ओनली एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, अदरवाइज दे रिमेन डिटैच इन द सेल। बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, और एक चीज ये लिख रहा कि अगर हम, क्योंकि राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट में भी है एंड यूकैरियोट में भी है, तो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज इन देयर साइज। कैसे पता लगेगा हमको? व्हाट इज द मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज? आप कैसे इनकी डेंसिटी और साइज को मेजर करेंगे? तो उसके लिए टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेल को सेंट्रीफ्यूज करना, यानी बहुत तेज, जैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े घूमते हैं वैसे बहुत तेज रोटेशन पर मिनट पे सेल के मिक्सचर को एक टेस्ट ट्यूब में उस मशीन में रखकर घुमाया जाता है। उससे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन्स ब्रेक होती हैं, फिर अंदर के ऑर्गेनल्स हैं वो अलग अलग डेंसिटी के अकॉर्डिंग सेडिमेंट होने स्टार्ट हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। जो हैवी है वो ज्यादा नीचे जाएगा, जो हल्का है वो ऊपर रहेगा, और हल्का है वो और ऊपर रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग उनको एक मेजरमेंट यूनिट दे दी जाती है कि अगर वो बहुत, मान लो कोई चीज बहुत भारी है तो 100s, हल्की है 90s, 80s, 70s, 60s, 50s। यहाँ पे s क्या है? s यहाँ पर है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, ये इनके सेडिमेंटेशन को बता रहा है। और ये टेक्निक, इसके बारे में स्वेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो s ऑल्सो इंडिकेट स्वेडबर्ग्स यूनिट। ठीक है, नाउ तो जब प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का सेडिमेंटेशन किया गया तो उसमें क्या डिफरेंस आया, देखना बच्चों। अगर हम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में देखें तो हर तरह से सेडिमेंटेशन किया गया। जब वो ट्रांसलेशन कर रहे हैं यानी अटैच हैं तब भी सेडिमेंट करके देखा, और जब वो डिटैच पड़े हैं तब भी करके देखा। तो क्या डिफरेंस दिखा कि अगर हम प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट में देखें, इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, तो चलो ये लिख लेते हैं, कोई नहीं। तो जो स्मॉलर यूनिट है, एक स्मॉलर यूनिट दिख रही है आपको, एक लार्जर यूनिट दिख रही है और एक कंबाइंड यूनिट दिख रही है। तो जो स्मॉलर यूनिट है वो प्रोकैरियोट्स में उसका मेजरमेंट था 30s, जबकि यूकैरियोट में इससे 10 बढ़ा दो 40s। ठीक है, लार्जर यूनिट फिर 10 बढ़ा दो 50s, यूकैरियोट्स में लार्जर यूनिट में फिर 10 बढ़ा दो 60s, कंबाइंड में और 10 बढ़ा दो 70s। होना तो ये चाहिए था 30 + 50 80, तो कंबाइंड यूनिट का सेडिमेंटेशन 80s होना चाहिए था, बट नहीं, कंबाइंड यूनिट में इनकी डेंसिटी और का एंड साइज का जो मेजरमेंट है वो अलग तरह से आता है। क्योंकि देखो ये जो डेंसिटी और साइज बता रहा है ना, यहाँ पे लिखा है इट इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट, ये एग्जैक्ट
इनका साइज नहीं बताता है, जस्ट एक आइडिया लेने के लिए कि इनका क्या साइज एंड डेंसिटी है। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट प्लस करके नहीं आता। और 70 में 10 ऐड कर दो 80s। तो बहुत इजीली आप याद रख सकते हो 30, 40, 50, 60, 70, 80, 30, 40, 50, 60, 70, 80। बस तुम्हें ध्यान रखना है कि ये सारे प्रोकैरियोटिक हैं, ये वाले सारे यूकैरियोटिक हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि जैसे मान लो तुमसे पूछ लें प्रोकैरियोट में लार्जर यूनिट के राइबोसोम का साइज बताओ, तो 50s। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, माइंड में याद हो जाएगा। ओके, तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। एंड डू रिमेंबर वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि मैं तुम्हें कह रही हूं कि यूकैरियोट्स के पास 80s राइबोसोम होते हैं। यूकैरियोट्स के पास 80s राइबोसोम होते हैं। बट अभी जब मैं तुम्हें यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड समझा रही थी तो मैंने तुम्हें कहा था कि इन दोनों के पास खुद के राइबोसोम हैं, लेकिन उसमें तो हमने 70s राइबोसोम लिखा था। इसका मतलब वैसे तो ओवरऑल हम बोलते हैं कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ऑफ 80s टाइप, पर वो हम कौन से राइबोसोम्स की बात कर रहे होते हैं बच्चों? जो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में है। जैसे मैं अगर एक बार इस डायग्राम पे जाऊं जो मैंने यूकैरियोटिक सेल के लिए बनाया था शुरू में प्रीवियस सेशन में, उससे भी पहले, तो क्या वेयर इट इज, ये रहा। तो अगर ये यूकैरियोटिक सेल है, अगर ये यूकैरियोटिक सेल है तो राइबोसोम इसके साइटोप्लाज्म में भी होंगे ना बच्चों। ये रहे राइबोसोम्स, ये रहे। तो ये तो कौन से वाले हैं? ये तो हैं 80s राइबोसोम। कौन से हैं? 80s राइबोसोम। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो कौन से वाले होते हैं? हमेशा 70s वाले होते हैं। ठीक है, बट यूकैरियोटिक सेल में अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी देखोगे ना राइबोसोम्स को, तो फिर यहाँ पर आपको 70s राइबोसोम भी मिलेंगे। ऐसे ही प्लास्टिड्स के अंदर भी अगर आप देखोगे ना तो भी आपको 70s मिलेंगे। यानी यूकैरियोट्स के पास दोनों तरह के राइबोसोम हैं। 80s तो हैं ही, ये जो फैले हुए हैं या ER से चिपके हुए हैं ये सब तो 80s हो गए, और जो सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर हैं वो 70s हो गए। और इसीलिए राइबोसोम्स को ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल भी कहते हैं। राइबोसोम एक ऐसा ऑर्गेनेल है जो ऑर्गेनेल्स के अंदर भी है, तो ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। ठीक है, समझ में आ गया क्या? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये आपके बुक में है यहाँ पर प्लास्टिड्स के एंड में, ये रहा कि राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम। यहाँ आप ऐड कर सकते हो द राइबोसोम ऑफ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों के राइबोसोम 70s टाइप के हैं, जबकि साइटोप्लाज्म में 80s टाइप के होते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द राइबोसोम। फंक्शन ऑफ राइबोसोम सबको पता है, ट्रांसलेशन करना यानी प्रोटीन बनाना। और राइबोसोम खुद किसका बना है पता है? What ribosome is made up of? तो राइबोसोम आर कंपोज्ड ऑफ rRNA। जेनेटिक्स में हम पढ़ते हैं राइबोसोमल RNA, वो राइबोसोमल RNA होते हैं इनमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के, और प्लस डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। जेनेटिक्स में लिखा है 80 डिफरेंट प्रोटीन्स। सोचो, राइबोसोम खुद प्रोटीन्स को बनाते हैं और बने भी प्रोटीन्स के ही होते हैं। यानी राइबोसोम्स को बनाने के लिए पहले कुछ प्रोटीन्स पहले से सेल में होनी जरूरी है। ठीक है, ये इस पे क्वेश्चन आया था नीट में शायद 2022 में या 2023 में कि कितने तरह की डिफरेंट प्रोटीन्स राइबोसोम्स में हैं। तो कई बच्चों को लगा आउट ऑफ NCERT, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, बट ये लाइन जेनेटिक्स में लिखी है, तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, बट जनरली आएगा आपका NCERT से। ओके, डन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास राइबोसोम से रिलेटेड। राइबोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। रिवाइज तो हमने कर ही लिया। राइबोसोम को स्मॉलेस्ट हैं, पैलेट पार्टिकल्स कहते हैं आप इनको, एंड प्रोटीन फैक्ट्री का काम करते हैं सेल में। तो असर्शन है राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस। नॉन मेम्ब्रेनस है क्या? बिल्कुल ठीक है। फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स ओनली, यहीं पे गलती कर दी है ना। These are present only in the cytoplasm, ये भी गलत है, ऑर्गेनेल्स के अंदर भी हैं। तो both are false, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सीलिया एंड फ्लैजिला एंड आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है, हर ऑर्गेनेल के बारे में मुझे तुम्हें बताना था, इसलिए मैंने क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पर कम लिए, क्योंकि पहले समझाऊं भी और फिर पूरे क्वेश्चंस भी करवाऊं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ कि सेल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सबको खुद से भी करनी है। ठीक, अब अच्छा, ये छोटा सा टॉपिक है बच्चों, इसके बारे में मैंने तुमको कल बताया था कि किसी भी सेल को स्ट्रेंथ देने के लिए, यहाँ पे स्केलेटन का मतलब बोन्स से नहीं है, बोन्स तो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देती ही हैं, इसीलिए बोन्स हमारा स्केलेटल सिस्टम है। बट इसी तरह सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ है, तो सेल अगर देखो, जरूरी तो नहीं है ना हर सेल के चारों तरफ सेल वॉल हो, बिल्कुल नहीं है, वी नो दैट।
तो जैसे हमारी एनिमल सेल्स हैं तो वो अपनी शेप को कैसे मेंटेन करती है, हम कह रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन तो फ्लेक्सिबल है, कभी भी सिकुड़ जाए फैल जाए, तो वो कैसे अपनी शेप को मेंटेन करती है, अंदर कुछ स्ट्रेंथ है क्या, कुछ स्केलेटन जैसा है क्या उनके, बिल्कुल। तो नेचर ने क्या किया, पूरी सेल के अंदर ना बहुत सारे फाइबर्स को ऐसे फैला दिया, छोटे छोटे कुछ बड़े बड़े नेटवर्क बना दिया फाइबर्स का। जहां तक मुझे ध्यान है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में मैंने एक डायग्राम दिखाया है इसका, नहीं तो तुम गूगल कर लेना साइटोस्केलेटन, उसकी इमेजेस देखना तुम्हें समझ में आएगा कि किस तरह सेल के अंदर एक पूरा फिलामेंट्स का नेटवर्क बिखरा हुआ है। तो ये जो फिलामेंट्स हैं ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, अगर ये फिलामेंट्स बिखरे रहेंगे तो सेल को बहुत ज्यादा सिकुड़ने या फैलने से बचाएंगे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड साइटोस्केलेटन। ये सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और ना सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, जब नेचर ने इनको बनाया ही तो नेचर ने कहा इनको 2-3 जिम्मेदारियां और पकड़ा देते हैं। क्या क्या फंक्शंस होते हैं इनके, दे आर इन्वॉल्व्ड इन मेनी फंक्शंस। सबसे पहला फंक्शन तो बता ही दिया मैंने तुमको, सपोर्ट, स्ट्रेंथ सपोर्ट। इसके अलावा जो सेल में मोटिलिटी होती है, मोटिलिटी किसकी वजह से होती है सेल में, अभी हम पढ़ेंगे सीलिया फ्लैजिला, और सीलिया फ्लैजिला किसके बने हैं बच्चों, माइक्रोट्यूब्यूल्स के। व्हाट इज माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोट्यूब्यूल इज वन ऑफ द साइटोस्केलेटन। ये जो साइटोस्केलेटन में मैं तुम्हें कह रही हूँ ना बहुत सारे बिखरे हुए फाइबर्स का नेटवर्क है, तो ये फाइबर्स 3 तरह के होते हैं, एक होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स क्योंकि वो हॉलो है, एक होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स जो एक्टिन मायोसिन पढ़ते हो आप मसल्स में, और एक होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। मेनली ये 3 तरह के फिलामेंट्स सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो ना सिर्फ ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं बल्कि सेल को मोटिलिटी में हेल्प करते हैं, क्योंकि सीलिया फ्लैजिला इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से बनेंगी, और साथ में सेल का भी अभी बताया शेप भी मेंटेन करते हैं, शेप सपोर्ट मोटिलिटी। ठीक है, इस पर भी नीट में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, बाकी इसकी बहुत सारी डिटेल होती है बट वो हमें नहीं पढ़नी है। तीनों ही चीजें प्रोटीन की बनी है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं, ये एक्टिन मायोसिन के बने होते हैं, इनमें अलग अलग तरह की केराटिन वगैरह बहुत तरह की प्रोटीन्स होती है। ठीक है, डन, ये हो गया आपका साइटोस्केलेटन। अब आ जाओ तुम इस पर, सीलिया फ्लैजिला पर। सीलिया फ्लैजिला की अगर हम बात करें तो सीलिया फ्लैजिला क्या है, देखो समझो, अगर ये सेल नहीं है, ये सीलिया फ्लैजिला का सेक्शन है। अगर एक सेल है तो उस सेल पर, एक मिनट, अगर ये एक सेल है, ठीक है, तो इस सेल पर मान लो इस तरह का एक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रहा है जो सेल को मोटाइल बना रहा है। जैसे हम स्पर्म में नहीं बनाते, ऐसे स्पर्म बना देते हैं और फिर स्पर्म से एक ऐसे टेल जैसा निकाल देते हैं, है ना। तो ये जो आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये इसकी फ्लैजिला अटैच है, एक सेल से फ्लैजिला अटैच कर दी। जैसे प्लांट्स में आप पढ़ते हो, प्लांट भी तो यूकैरियोटिक है, प्लांट के मेल गैमीट्स को क्या कहते हैं लोअर प्लांट्स में, कि उनमें एक मेल गैमीट है जो बाइफ्लैजिलेटेड है, एंथेरोजॉइड। तो ये जो आप फ्लैजिला बनाते हो ये एक्चुअली क्या है, ये एक फिलामेंट जैसा स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको शुरू से ओरिजिन से देखोगे तो यहाँ पर पहले एक बेसल बॉडी होती है, फिर उस बेसल बॉडी से एक हुक निकला रहता है, और फिर उस हुक से एक फिलामेंट निकला रहता है। ऐसे करके ये तीनों मिलकर एक फ्लैजिला कहलाता है। ठीक है, इसी तरह का स्ट्रक्चर सीलिया का होता है, बट सीलिया छोटे होते हैं साइज में, और हमेशा जब भी होंगे सेल को चारों तरफ से घेरे हुए थाउजेंड्स ऑफ सीलिया होंगे, पर फ्लैजिला एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, उसका बंच भी हो सकता है। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आई। तो चाहे सीलिया हो चाहे फ्लैजिला, दोनों सेल ऑर्गेनिल हैं, लेकिन वो सेल के अंदर नहीं बल्कि सेल की सरफेस पर हैं। ठीक है, सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़े होते हैं। ओके, एंड एक और डिफरेंस ध्यान रखना, सीलिया जो हैं वो कैसे मूवमेंट करते हैं, जैसे नाव चलाते वक्त ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, वो नाविक क्या होती है, पतवार, और उसको ऐसे ऐसे करता है। तो सीलिया आपने देखा है एक साथ स्ट्रोक मारते हैं, बहुत सारे सीलिया मान लो हमारे विंड पाइप में है, तो सारे सीलिया मिलके ऐसे स्ट्रोक मारेंगे, ऊपर की तरफ मारते जाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जो म्यूकस वगैरह है उसको हटा सके, क्लीन कर सके। ठीक है, या ओविडक्ट में ओवम को ले जाना है तो सारे सीलिया मिलके ओवम को धक्का मारेंगे। तो सीलिया जो है वो ओर लाइक मूवमेंट करते हैं, किसके जैसा मूवमेंट करते हैं, और वही नाविक की जो पतवार होती है नाव चलाने की। ठीक है, और लाइक मूवमेंट। और जो फ्लैजिला होता है वो, जैसे आपने कभी देखा है पुराने टाइम में वो हंटर यूज करते थे कई, मतलब मारने के लिए लोगों को या एनिमल्स को, दैट वाज अनएथिकल बट करते थे, तो उसमें इस तरह से यूं चाबुक मारा जाता है ऐसे। तो फ्लैजिला जो है वो इस तरह का मूवमेंट करता है, दैट इज अ विप लाइक मूवमेंट। वो अकेला ही इतना पावरफुल स्ट्रोक जनरेट करता है कि सेल उसकी वजह से मूव कर सकती है। ठीक है, तो फ्लैजिला और सीलिया में ये तो मैंने आपको डिफरेंस बताए। अब तुम इनके स्ट्रक्चर पे आओ, कि अगर हम ये समझना चाहें कि बने किसके हैं,
किसके बने हैं, ये एक्चुअली इनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। तो या तो मैं फ्लैजिला का एक सेक्शन ले लूं, मान लो ये मेरे हाथ में सेल के ऊपर फ्लैजिला लगी हुई है, इसका मैं सेक्शन ले लूं तो सेक्शन मुझे गोल दिखेगा। चाहे मैं सीलिया का सेक्शन ले लूं वो भी मुझे सेम दिखेगा। अगर सीलिया या फ्लैजिला में किसी का भी सेक्शन लोगे तो सबसे अच्छी बात है इंटरनली दोनों सेम है, इंटरनली दोनों का स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, ये जो मैंने बनाई है ये मेम्ब्रेन है इनकी, यही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना आपकी, यही एक्सटेंड हो रखी है एक तरह से, और फिर अंदर तरह तरह की चीजें हैं जो हमें देखनी है। तो इसलिए सीलिया या फ्लैजिला की जो मेम्ब्रेन है उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलते हैं बच्चों। ये देखो, ये आपके जो ग्रीन कलर से दिखाई है पूरी, मतलब ग्रीन क्या, ये जो पूरी लेयर बना रखी है इसको लिखा है इन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि सीलिया फ्लैजिला को जो कवर कर रही है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड हुई है एक्चुअली। ठीक है, वही सेम स्ट्रक्चर। तो सीलिया फ्लैजिला को आप मेम्ब्रेनस में रखोगे, नॉन मेम्ब्रेनस में रखोगे, मेम्ब्रेनस में रखोगे। ठीक, तो अगर हम सीलिया फ्लैजिला के अंदर देखें तो हमें क्या दिखा, ऐसा नहीं है कि ये कोई सॉलिड फाइबर की तरह था और अंदर बस प्रोटीन ही प्रोटीन भरा हुआ है, नहीं, इट्स जस्ट लाइक अ पेन। मैं इसको कैसे समझाती हूँ बच्चों को, एक पेन इमेजिन करो, ट्रांसपेरेंट पेन, थोड़ा मोटा पेन है। कई आपने देखा, आजकल पता नहीं आते या नहीं, पहले तो आते थे, कुछ ऐसे पेन होते हैं जिनके अंदर 3-4 कलर की रिफिल्स होती हैं, एक रेड होती है, एक ग्रीन होती है, एक ब्लू होती है। आप रेड वाले को आगे करो, रेड से लिख लो, ग्रीन से लिख लो, ब्लू से लिख लो। तो कुछ ऐसा इमेजिन करो कि एक पेन के अंदर 9 रिफिल्स अरेंज्ड है, 9, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी रिफिल्स हैं बच्चों, 9 रिफिल्स अरेंज हैं यहाँ पर। और ये जो 9 रिफिल्स हैं, हाँ, ये जो 9 रिफिल्स हैं उनमें से हर रिफिल एक डबलेट है। क्या है, हर रिफिल दिख रहा है आपको, 2 सर्कल दिखाए हैं क्योंकि हम सेक्शन देख रहे हैं ना। आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये है, तो इसमें से 9 रिफिल्स हैं, हर रिफिल में 2-2 चिपकी हुई हैं, तो डबलेट हो गया क्या। तो आप इसको 18 नहीं बोल सकते, आपको बोलना इसे 9 ही है। दीज आर द 9 डबलेट्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। और ये रिफिल क्या है पता है, ये रिफिल ही माइक्रोट्यूब्यूल है। ट्यूब्यूल यानी जो अंदर से हॉलो हो, इसलिए मैं रिफिल बोल रही हूँ। जैसे रिफिल में इंक भरी रहती है वैसे ही ये माइक्रोट्यूब्यूल है, बस इनमें इंक नहीं भरी हुई है। बिकॉज दे हैव कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर, तो ये मूव करवा सकती है, मोटिलिटी है इनमें। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं पेरिफेरली कितनी है, 9 रिफिल्स तो आपने ऐसे अरेंज कर दी, और सेंटर में अभी भी जगह बची है, उस खाली जगह में हमने 2 रिफिल्स और लगा दी। ये रही, ये सिंगल है, ये डबलेट नहीं है, ये अलग है, ये अलग है। अगर जुड़ी हुई होती तो एक डबलेट बोलते उन्हें, या इसमें भी 2 होती, इसमें भी 2 होती तो 2 डबलेट्स बोलते। एक एक माइक्रोट्यूब्यूल अलग अलग, यानी टोटल 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स। यहाँ पे लिख देना टोटल 2, यहाँ पे लिख देना टोटल 9। ठीक है, कितने हैं पेरिफेरल, 9 है, और सेंट्रल कितनी है, 1 है। यहाँ पर ध्यान रखने के लिए आप लिख सकते हो सिंगलेट, ऐसे जस्ट उसके रिदम में लिख रही हूँ। ठीक है, डबलेट और सिंगलेट डन है क्या। तो इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट होता है, एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड 9+2 एरे ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। एरे यानी अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, समझ में आ गया क्या 9+2 अरेंजमेंट क्या है। तो सीलिया देख लो चाहे फ्लैजिला देख लो, जब आप उसका सेक्शन लोगे देखोगे तो इस तरह का दिखेगा, 9 ये रही, 2 ये रही, वही आपको दिख रहा है। ये दोनों आपस में कनेक्टेड रहती हैं एक ब्रिज के थ्रू। उसके अलावा इनके चारों तरफ एक शीथ होती है जिसको सेंट्रल शीथ कहते हैं, और इस शीथ से पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स भी अटैच रहती हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पोक। जैसे साइकिल के टायर में, व्हील्स में स्पोक होते हैं ना, थानियां होती हैं, वैसे ही ये इनको कनेक्ट करते हैं। इन इवन हर 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स भी आपस में कनेक्टेड रहती हैं। ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है इंटर डबलेट ब्रिज, एक डबलेट को दूसरे डबलेट से जोड़ने वाला इंटर डबलेट ब्रिज। उसके अलावा भी ये जो छोटे छोटे दिखाए सर्कल्स, कई तरह की एक्स्ट्रा प्रोटीन्स होती हैं यहाँ पर, उनके नाम में हमें नहीं जाना। ठीक है क्या बच्चों, समझ में आ गया आपको ये स्ट्रक्चर। तो यही सीलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है। और हाँ, एक और बात, क्योंकि सीलिया फ्लैजिला का ये पूरा स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर बंद है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा ये जो पूरा सेंट्रल स्ट्रक्चर है, ये पूरा कोर है, जो इस कोर को कहते हैं एक्सोनीम। ये भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ये रहा, ये देखो, ये लिख रहा कि सीलिया और फ्लैजिला में अगर आप देखेंगे तो ये कवर्ड हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, और इनका जो कोर है वो कहलाता है एक्सोनीम। इस एक्सोनीम में बहुत सारी माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, जिनमें से 9 डबलेट्स होते हैं पेरिफेरल के, और पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड, पेयर मतलब 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9+2। ठीक है, ध्यान रहेगा आप लोगों को, ये सही समझ में आ गया। अच्छा, एक और बात सुनो, ये देखो यहाँ क्या लिखा है,
ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है तुम्हें, कि सीलिया एंड फ्लैजिला इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द बेसल बॉडी। अभी मैंने तुमको बेसल बॉडी बताई क्या होती है, हाँ बताई थी क्या बेसल बॉडी, कि सीलिया हो चाहे फ्लैजिला हो, ये तो फिलामेंट है, एक हुक होगा यहाँ पर और ये होगी बेसल बॉडी। ठीक है, तो ये जो मैं तुम्हें 9+2 का अरेंजमेंट बता रही हूँ ना बच्चों, मान लो ये फिलामेंट है, यहाँ पर जो खाली स्पेस छोड़ा है मैंने, ये वाला हुक वाला पोर्शन मान लो, और ये मेरा हाथ बेसल बॉडी है। ठीक है, तो जो फिलामेंट और हुक है, यहाँ हुक तक तो 9+2 का अरेंजमेंट है माइक्रोट्यूब्यूल का, बट ये अरेंजमेंट इस बेसल बॉडी में नहीं है। जब बेसल बॉडी का अलग से सेक्शन लेके देखा तो बेसल बॉडी में माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट 9+0 का मिला। 9 माइक्रोट्यूब्यूल पेरिफेरल थी और बीच में माइक्रोट्यूब्यूल थी ही नहीं। ठीक है, और वो जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल है ना, वो भी डबलेट की फॉर्म में नहीं थी बल्कि ट्रिपलेट की फॉर्म में थी, अभी बताऊंगी तुम्हें। तो ये जो ट्रिपलेट है ये क्या है, ये सेम स्ट्रक्चर 9+0 कह दूं क्या मैं इसे, 9 बाहर है अंदर है ही नहीं, 9+0, ये सेम स्ट्रक्चर सेंट्रियोल में भी प्रेजेंट होता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसलिए ऐसा बोलते हैं कि सीलिया फ्लैजिला का जो ओरिजिन है वो बेसल बॉडी से होता है, एंड बेसल बॉडी इज जस्ट लाइक सेंट्रियोल। मतलब एक तरह से यूं समझ लो, एक सेंट्रियोल का पेयर तो यहाँ होता ही है, उसके अलावा सेंट्रियोल ही बेसल बॉडी को बनाता है। चाहे ऐसे कह दो या ऐसे कह दो कि बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर सेंट्रियोल की तरह होता है, एक ही बात है। ठीक है, क्लियर। तो इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया है, बट डू रिमेंबर व्हाई इट इज कॉल्ड सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ 9+0 अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, दैट्स व्हाई, इसलिए इसको बेसल बॉडी को अलग माना गया। ठीक है, क्लियर। अब कर लोगे तुम कोई भी क्वेश्चन सीलिया फ्लैजिला से रिलेटेड आएगा तो देखो भाई, बताओ मुझे इस क्वेश्चन को करके। स्टेटमेंट्स दिए हैं आपको, सीलिया फ्लैजिला कंटेन एन आउटर रिंग ऑफ 9 डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल्स सराउंडिंग 2 सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, सीलिया स्मॉलर होते हैं, वर्क लाइक और कॉज मूवमेंट ऑफ ईदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। यस, सीलिया सेल को भी मूव करा सकता है और सेल के आसपास जो चीजें हैं म्यूकस ओवम उनको भी मूव करा सकता है, लेकिन फ्लैजिला सिर्फ सेल को ही मूव कराता है, चीजों को धक्का नहीं देता। तो ये लाइन सीलिया के लिए ठीक है। फ्लैजिला कंपैरेटिवली लॉन्गर है एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट, जैसे फ्लैजिला, बिल्कुल ठीक, मतलब सॉरी स्पर्म को मूव करता है फ्लैजिला। बोथ आर कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यस, देयर इज नो डिफरेंस इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला। ये बताया था क्या फर्स्ट सेशन में जब प्रोकैरियोटिक समझाया था कि वैसे तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में कोई सेम बात नहीं है, बस 2 ही चीजें हैं जो सेम है, एक तो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर सेम है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में, और दूसरी बात दोनों के पास फ्लैजिला है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इस तरह की कॉम्प्लेक्स फ्लैजिला बैक्टीरिया के पास है। बैक्टीरिया में माइक्रोट्यूब्यूल जैसा कुछ नहीं होता, तो फिर फ्लैजिला कैसे बनेगी इस तरह की। तो वहां पर अगर बैक्टीरियल सेल है ये, और मैं तुम्हें कह रही हूँ ये उसकी फ्लैजिला है, ये बेसल बॉडी है, ये हुक है, ये फिलामेंट है, तो होती तो तीनों चीजें हैं, बट ये पूरी फ्लैजिला सिंपली फ्लैजिलिन प्रोटीन की बनी होती है, सिंपली फ्लैजिलिन प्रोटीन की, इसमें कोई माइक्रोट्यूब्यूल 9+2 ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, डन है क्या। तो इसका मतलब कि है तो दोनों के पास फ्लैजिला, लेकिन दे आर नॉट सेम स्ट्रक्चरली। ये मतलब ये लाइन गलत है, ये कह रहा है देयर इज नो डिफरेंस बट यस देयर इज डिफरेंस। ठीक, तो हमें क्या बताना था बच्चों, हमें यहाँ पे बताना है हाउ मेनी आर करेक्ट, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल एक्सेप्ट 5th। ठीक है, ऑल एक्सेप्ट 5th। क्लियर, एक ही क्वेश्चन में सीलिया फ्लैजिला के स्ट्रक्चर के सारे पॉइंट्स आ गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हम सेंट्रियोल पर, देखना समझना इसमें भी। देखो अब है ना, जैसा मैंने तुम लोगों को कहा कि सीलिया फ्लैजिला का जब हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो वो 9+2 का अरेंजमेंट दिखा रहा है, बट अगर आप सेल के अंदर सेंट्रियोल को देखो, सेंट्रियोल बाहर नहीं होता है सेल के, अगर ये सेल है तो सेंट्रियोल, मैंने आपको कहा था कि 2 सेंट्रियोल 90 डिग्री के एंगल पर होते हैं, तो वो जो सेंट्रियोल है ना बच्चों, उसको मैं भी मान लो इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। सेंट्रियोल भी एक तरह से रिफिल्स का बंडल है, माइक्रोट्यूब्यूल्स जैसे अभी हमने वहां देखी थी, बिल्कुल वैसे ही 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स का आपको एक बंडल बनाना है, और वो बंडल ही सेंट्रियोल है। बस यहाँ पर फर्क क्या है कि यहाँ पर इन 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं बनानी है। तो सीलिया फ्लैजिला तो मेम्ब्रेनस थे, बट सेंट्रियोल को हमने किस में लिखा था, नॉन मेम्ब्रेनस में, तो ये एक बंडल हो गया सेंट्रियोल का। ऐसा ही एक बंडल और है, ये रहा दूसरा बंडल सेम वैसा ही, और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर सेट है।
और इनके चारों तरफ थोड़ा सा ऐसे डेंस कलेक्शन है, कुछ मैट्रिक्स टाइप का है, डेंस चीजें हैं। तो मेम्ब्रेन नहीं बना रहे हम, सिर्फ एक मैट्रिक्स बना रहे हैं जो थोड़ा सा डेंस है, तो बाकी साइटोप्लाज्म से थोड़ा अलग दिख रहा है। ओके, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या कहते हैं इसको आप? सेंट्रोसोम। अब इस सेंट्रोसोम में क्या है? एक तो मैट्रिक्स है, प्लस इसमें ये दो क्या लिखे हैं मैंने, दीज आर 2 सेंट्रियोल्स। अब अगर मैं इस एक सेंट्रियोल को समझना चाहती हूँ तो एक सेंट्रियोल का मैंने सेक्शन लिया और जब उसे यहाँ पर ड्रॉ किया, सेंट्रियोल का अगर हमने सेक्शन लिया और उसको ड्रॉ किया है ना, वही ट्रांसफर सेक्शन लेकर, तो नॉन रिफिल्स कैसे दिखेंगे आपको? आप यहाँ पर 1 2 भी बहुत रफली बना रही हूँ, 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 इवनली प्लेस्ड, मतलब एकदम ऐसे यूं लंबी लंबी माइक्रोट्यूब्यूल्स है ना। तो हमने सेक्शन लिया 2/20 में, सामने से 9 छोटे छोटे सर्कल दिखेंगे। हर माइक्रोट्यूब्यूल एक ट्रिपलेट है यहाँ पे बच्चों, वहां पे डबलेट था सीलिया फ्लैजिला में, यहाँ पर हर माइक्रोट्यूब्यूल क्या है? ट्रिपलेट की फॉर्म में है। ये सबको आपको ट्रिपलेट की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। अब समझना, वहां पर हमने 9 के अलावा 2 सेंटर में भी बनाई थी ना, यहाँ नहीं बनानी है हमको। यहाँ पर सेंटर में 2 माइक्रोट्यूब्यूल, मतलब सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल होती ही नहीं है। तो क्या होता है, क्या सेंटर खाली पड़ा है या वहां पे कुछ है? वहां पर एक प्रोटीन का बना हुआ सॉलिड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जिस चीज को मैं इस तरह से बना देती हूँ। ये एक प्रोटीन का बना हुआ, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ, किसी और प्रोटीन का बना हुआ एक सॉलिड हब है, सॉलिड रॉड है, ठीक है। जैसे मेटल रॉड होती है पतली सी, वैसे समझ लो। क्लियर? इसको कहते हैं हब। क्या कहते हैं इसको? हब। और ये हब स्पोक के थ्रू 9 के 9 माइक्रोट्यूब्यूल से कनेक्टेड है। वहां पे भी स्पोक थे, यहाँ पर भी स्पोक हैं। और वहां पर सीलिया फ्लैजिला में आपने इन दोनों को भी तो इंटरडबलेट ब्रिज से कनेक्ट किया था, यहाँ पर भी आपको कनेक्ट करना है इस तरह से, बट यहाँ पर ये कनेक्शन ऐसे हॉरिजॉन्टल ना बना के आपको इस तरह से बनाना है। सबसे बाहर वाला माइक्रोट्यूब्यूल इसके सबसे अंदर वाले से जुड़ेगा, लाइक दिस, ठीक है। तो जरा देखना, अभी ये स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो ये कैसा दिखेगा। क्या ये कार्ट व्हील की तरह दिख रहा है? बैलगाड़ी का पहिया, पुराने जमाने में जो व्हील यूज होते थे, जिसके भी बने हुए होते थे, वो कुछ इस तरह की डिजाइन रखते थे। आप देखना गूगल पे सर्च करके, तो दिस इज कॉल्ड कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें सेंटर में हब है, उससे स्पोक्स है, चारों तरफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ट्रिपलेट है उनका, और वो सब आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये है सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर, कार्ट व्हील लाइक स्ट्रक्चर, जो कि किसका है बच्चों? ये आपकी बुक में डायग्राम नहीं है इसलिए मैंने बनाकर दिखा दिया है। दिस इज सेंट्रियोल एंड व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन सेंट्रियोल? 9+0। अब कई बार जब नीट में क्वेश्चन आता है कि सीलिया फ्लैजिला में कौन सा अरेंजमेंट है, सेंट्रियोल में कौन सा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, नहीं याद रहता कि 9+2 किस में था, 9+0 किस में था। तो बहुत आसान है, सीलिया फ्लैजिला को हम साथ में पढ़ते हैं, 2 हैं, तो 9+2 वाला अरेंजमेंट तुम वहां पे दे दो, और सेंट्रियोल में O आ रहा है, O, तो 9+0 वाला अरेंजमेंट तुम यहाँ पर दे दो, तो बहुत जल्दी तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द सेंट्रियोल स्ट्रक्चर। यहाँ पर दे रखा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है? अभी बताया था मैंने तुम लोगों को कि एक तो सेंट्रियोल क्या करेगा, बेसल बॉडी बनाएगा, इट फॉर्म द बेसल बॉडी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। प्लस जब हम सेल डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स पढ़ते हैं ना बच्चों, तो हम उसमें बोलते हैं ना एनिमल सेल में कि सेंट्रियोल का पेयर भी खुद को डुप्लीकेट करता है। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता है, ऐसे एक और सेंट्रियोल का पेयर बनता है नया, मतलब खुद से नहीं बना, इसके पास उसका कोई खुद का डीएनए तो है नहीं, सेल ने बनाया, एक और वैसा ही सेंट्रियोल का पेयर बना दिया, एक पेयर एक पोल पे, दूसरा पेयर दूसरे पोल पे, और वहां से स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम पर अटैच होते हैं, जिससे वो उन्हें खींच सके, और रस्सा कशी का गेम शुरू होता है, टग ऑफ वॉर। वो हम सेल डिवीजन में पढ़ेंगे, पढ़ा रखा है, रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, सेंट्रियोल का एक फंक्शन है बेसल बॉडी बनाना, दूसरा फंक्शन है स्पिंडल फाइबर्स को अराइज करना, वहीं से सेंट्रियोल से ही ये स्पिंडल फाइबर्स जुड़ना शुरू होते हैं। और प्लस हाँ, 2 ही मेन फंक्शन हुए, ठीक है, स्पिंडल फाइबर्स बना रहा है और बेसल बॉडी बना रहा है, यस, इसी का यही इसके 2 मेन फंक्शंस हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देखो क्वेश्चन बताओ मुझे फटाफट, इसका क्या आंसर होगा। द क्वेश्चन इज there it is, centrosome and centriole are related to each other. Yes, centrosome usually contain 2 cylindrical structures called centriole. ये भी बिल्कुल ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ऑप्शन डी, ठीक है। समझ में आ गया आपको? सेंट्रियोल का ये स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं अपनी बुक में, जिससे आपको ध्यान रहे। और ध्यान रखना, सेंट्रियोल इज अ नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वो हम चार्ट में लिख चुके हैं। Which one of the following cellular part is correctly described? ठीक है, अब कॉमन क्वेश्चन देखना, सेंट्रियोल के लिए कहा है यहाँ पर आरएनए बनता है, बिल्कुल नहीं, आरएनए फॉर्मेशन जैसा कुछ भी नहीं पढ़ा हमने।
लाइसोसोम लाइसोसोम के लिए लिखा है कि ये एक्टिव होता है अल्कलाइन पीएच पर। नहीं बच्चों, आप देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है लाइसोसोम में जितने भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं दे ऑल आर एक्टिवेटेड एट एसिडिक पीएच। लाइसोसोम को काम करने के लिए एसिडिक पीएच चाहिए, यहाँ पर लिखा है, ये रहा, वेयर इट इज, ये रहा एसिडिक पीएच। ठीक है, तो डू रिमेंबर। देन नेक्स्ट क्या था, थाइलेकॉइड। थाइलेकॉइड्स क्या होते हैं, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक फॉर्मिंग द ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये क्या है, थाइलेकॉइड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर हैं जो एक के ऊपर एक अरेंज होके ग्रेना बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट का, ये ठीक है। एंड राइबोसोम्स के लिए कहा है दे दोज ऑन क्लोरोप्लास्ट आर एटीएस। जो राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट या माइटोकॉन्ड्रिया में वो एटीएस थे क्या, नहीं, गलत, साइटोप्लाज्म में एटीएस थे जबकि वहां पर 70s थे। तो करेक्ट स्टेटमेंट मिल गया हमें ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलिए भाई। द अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, अब कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं इनसे रिलेटेड जो अभी हमने पढ़ा। माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट सेंट्रियोल ओ में 9+0, बिल्कुल ठीक। रीजन दिया है इट हैज 9 ट्रिपलेट्स ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल। एक वर्ड पढ़ना है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपको। एंड अ सेंट्रली प्लेस्ड प्रोटीनेशियस हब, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल नहीं है बल्कि एक प्रोटीन हब है। एंड यस, इसीलिए तो इस अरेंजमेंट को 9+0 कहते हैं। तो रीजन भी यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ऑप्शन डी। ठीक है, मैच द कॉलम करना है। देखो एसईआर, एसईआर यानी स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर क्या बनाती है, अच्छा हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमसे रह गई, ध्यान रखना, ये जो आरईआर और एसईआर के फंक्शंस मैंने तुम्हें बताए थे, तो मैंने कहा था रफ ईआर यानी जिसके पास राइबोसोम है तो वो प्रोटीन बनाएगी, स्मूथ ईआर जिसमें राइबोसोम नहीं है तो ये लिपिड्स बनाएगी। बट एसईआर का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, एसईआर क्या करती है, यहाँ पे लिखा नहीं है क्या, तो आप लिखो एसईआर क्या करती है, लिपिड का सिंथेसिस तो करती है, प्लस स्टेरॉइडल हार्मोन तो लिपिड ही है, वो उसी में आ गया, प्लस ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करती है। हमारी बॉडी का मेन डिटॉक्सिफिकेशन ऑर्गन कौन है, हमारा लिवर। तो लिवर में एसईआर, लिवर में किडनी में एसईआर का नंबर ज्यादा होता है उनकी सेल्स में। ठीक है, तो एसईआर का ये फंक्शन भी सब लोग याद रखेंगे। देन ऐड कर लेना, इसलिए मैं बार बार एनसीईआरटी खोल के वहां पर जाती हूँ, तुम्हें दिखाती हूँ कि देखो ये लिख रहा है, नहीं लिख रहा है तो लिख लो, वरना मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ पढ़ाते पढ़ाते कि हाँ वहां पर जाके लिख लेना, जिससे तुम्हारी हैबिट में आ जाए ये चीज। जब हम इस सीरीज में सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो तुम्हें आलस नहीं आएगा अगर कुछ देखना है कि एनसीईआरटी खोल के देखो, तुम्हें हैबिट पड़ चुकी होगी। दिस इज द पर्पस। ठीक है, स्फेरोजोम बताया था मैंने, एनसीईआरटी में है नहीं पर लिखना है, ये प्लांट्स में फैट का स्टोरेज करता है। एसईआर को इससे मैच कर दूं, ठीक है। डिक्टियोसोम, अच्छा ध्यान रखें बच्चों, डिक्टियोसोम एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है बट जीबी का ही एक नाम है डिक्टियोसोम। ठीक है, तो डिक्टियोसोम को मैं किससे मैच करूं, डिक्टियोसोम जीबी इज अ स्टैक ऑफ सिस्टर्नी। ठीक है, पैरोक्सिसोम्स, पैरोक्सिसोम्स के बारे में अच्छा पैरोक्सिसोम्स के बारे में ना तुम्हारी बुक में कुछ भी नहीं है। देखो इस चैप्टर के एकदम एंड पे जाओ, हमने सेंट्रियोल तक तो पढ़ ही लिया, सेंट्रियोल के बाद अब सीधा न्यूक्लियस आ गया जो हमें अच्छे से अलग से देखना है। बट इसमें एंड में ये माइक्रोबॉडीज लिखा है, एक लाइन लिखी है, माइक्रोबॉडीज मैंने आपको चार्ट में लिखवाई थी, सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल होती है। तो ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, बहुत सारी होती हैं, सेल में छोटी छोटी वेसिकल्स होती हैं जिनमें क्या भरे रहते हैं बच्चों, वेरियस एंजाइम्स। प्लांट सेल्स में भी होती हैं, एनिमल सेल्स में भी होते हैं। इनके एग्जाम्पल में लिखो कौन कौन सी माइक्रोबॉडीज तुम्हें याद रखनी है, दो, एक तो याद रखनी है पैरोक्सिसोम्स, ये भी माइक्रोबॉडीज हैं, और दूसरा याद रखना है ग्लायोक्सिसोम्स, ग्लायोक्सिसोम्स। ठीक है, जिसमें से ग्लायोक्सिसोम पे कोई डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा। पैरोक्सिसोम्स एनसीईआरटी में कुछ चैप्टर्स में आता है, जैसे फोटोसिंथेसिस में अगर तुम्हें ध्यान हो तो वहां पर जो कैम पाथवे होता है ना, सॉरी कैम पाथवे नहीं, वहां पे जो C2 साइकिल होता है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो, क्या बोलते हो C2 साइकिल को, फोटो रेस्पिरेशन, हम बोलते हैं ना अनडिजायरेबल प्रोसेस है, ना फोटोसिंथेसिस का फायदा मिला ना ही वहां पर रेस्पिरेशन का फायदा मिला। नहीं पता है तो फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे। तो वो जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, वो जो फोटो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो यही कराते हैं। फोटो रेस्पिरेशन एक्चुअली 3 ऑर्गेनल्स में होता है, क्लोरोप्लास्ट, देन माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन पैरोक्सिसोम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये जो प्रोसेस है CMP का, ये कहाँ पर है, पहले क्लोरोप्लास्ट में शुरू होता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और फिर पैरोक्सिसोम में होता है। सही है क्या, नहीं रुको, मुझे वही लग रहा था, कुछ तो गड़बड़ कर रही हूँ मैंने सीक्वेंस गलत लिख दी है। पहले क्लोरोप्लास्ट में शुरू होता है, CPM याद रखना है, एक्चुअली पहले AIPMT को CPMT बोलते थे तो CPM याद रख रखा है मैंने। ठीक है, तो पैरोक्सिसोम इज इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन,
प्लांट्स में। और हमारे में क्या करता है पेरोक्सिसोम, अगेन वही लिवर में होता है, तो जो पेरोक्साइड्स वगैरह हैं उनको तोड़ने का काम करता है ना, H2O2 को तोड़ेगा, पेरोक्सीडेज, कैटालेज एंजाइम, याद है बायोमोलिक्यूल्स में आता है ये एक पॉइंट, बस वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, अब देखो जिसने जितनी अच्छी बायो पढ़ रखी है ना, अगर एक एक पॉइंट में से पढ़ रखा है, खुद से रिवीजन भी करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करते हो, तो मैं जैसे ही कोरिलेट करवाऊंगी तुम वहां पे पहुंच जाएगा तुम्हारा दिमाग। और अगर नहीं पकड़ है अभी तक टॉपिक्स पे तो कोई बात नहीं, तो भी घबराना नहीं है, सोचना अच्छा मैम ने वहां से कुछ बताया है तो जरूर ये कोरिलेटेड है। जब ऐसे करने की दिमाग को आदत पड़ेगी तो तुम खुद कोरिलेट करना सीख जाओगे चीजों को। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। पेरोक्सिसोम प्लांट्स में भी होते हैं, प्लांट्स में तो ये क्या करते हैं, फोटो रेस्पिरेशन कराते हैं, और हमारे में लिवर, किडनी वगैरह में अगेन SCR की तरह डिटॉक्सिफिकेशन का काम करते हैं। ठीक है, तो यही यहाँ पे तुमसे पूछा है कि भाई पेरोक्सिसोम को किससे मैच करें, ये रहा फोटो रेस्पिरेशन। और इलायोप्लास्ट पढ़ा था क्या हमने, कलरलेस प्लास्टिड, इलायोनिक लिपिड, ये किसको स्टोर कर रहे हैं, लिपिड को। तो A को 5 से मैच करना है, B को 2 से करना है, A को 5 से करना है, B को 2 से, B को किससे करना है बच्चों, अच्छा ओके ओके, देखो देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बच्चों, हमने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पर इलायोप्लास्ट भी दिया है और स्फेरोसोम भी दिया है। अब इलायोप्लास्ट को हमने सिंथेसिस से मैच नहीं कर सकते, दोनों में स्टोरेज ऑफ लिपिड तो दोनों में आ रहा है, पर हमें ये देखना है सिंथेसिस कहाँ आ रहा है। तो सिंथेसिस मैंने तुम्हें बताया था स्फेरोसोम का फंक्शन है ना, इसको मिटाना पड़ेगा एक मिनट। ये देखो कैसे करेक्ट मैच होगा, SCR तो इससे मैच कर दिया, स्फेरोसोम को इस वाले से मैच करें या इससे करें, तो स्फेरोसोम में एंजाइम्स होते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड ऑल्सो, तो इसे हमें इससे करना पड़ेगा। और इलायोप्लास्ट सिर्फ स्टोरेज करता है तो इसको सेकेंड से कर देंगे। ठीक है, तो A का 5 है, B का 3, A5 B3 एंड C किससे था, डिक्टियोसोम 1 C1, ये रहा ऑप्शन A। ठीक है, मैच हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द इनकरेक्ट मैच। ठीक है, न्यूक्लियस में DNA होता है, सबको पता है। माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, यस। लाइसोसोम प्रोटीन सिंथेसिस, गलत, लाइसोसोम तो सोसाइटल बैग है, प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करते हैं। साइटोस्केलेटन इज वन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल, यस, तो हमें इनकरेक्ट मैच बताना था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स, सही है क्या ये बात, जो माइक्रोबॉडीज हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं और माइन्यूट छोटी छोटी वेसिकल्स हैं। दे आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स ओनली, गलत, क्यों भाई, माइक्रोबॉडीज अभी तो लिख रहा है प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। स्फेरोसोम के लिए अगर आता तो हम कहते कि वो सिर्फ प्लांट में होते हैं, बट ये तो गलत है, यानी स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी। द न्यूक्लियर पोर्स, ठीक है, लास्ट में न्यूक्लियस के कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। न्यूक्लियस के बारे में मैंने सेशन के शुरू में ही समझा दिया था कि यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है, तो बस उसके सारे कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पर बताया है, जिसमें से रिवीजन में तुम्हें एक चीज ध्यान देनी है कि अगर हम न्यूक्लियोलस की बात कर रहे हैं बच्चों, न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ये जो स्फेरिकल सा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुमको न्यूक्लियोलस, अगर हम इसकी बात करें तो कई बार आप इसका फंक्शन भूल जाते हैं। यू हैव टू रिमेंबर कि ये जो न्यूक्लियोलस है, ये न्यूक्लियोलस सबसे पहली बात तो नॉन मेम्ब्रेनस है, इसकी खुद की कोई मेम्ब्रेन नहीं है, इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, यहाँ लिख लेना, स्फेरिकल होता है शेप में, एंड देखो लिखा है ना, द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड। अगर इस पे चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती बच्चों, यहाँ पर अलग से एक मेम्ब्रेन होती, तो न्यूक्लियोप्लाज्म और इसका कनेक्शन ही नहीं होता, तो ये कह रहा है कि यहाँ पर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो न्यूक्लियोलस इज कंटिन्यूअस विद द न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन, क्यों बनाया नेचर ने इसको स्पेशली, क्योंकि आपको पता है डीएनए जो है, जो क्रोमैटिन नेटवर्क है, उसमें जो डीएनए है वो आरएनए वगैरह बनाता है, तो वैसे तो आरएनए डीएनए से ही बनता है, एमआरएनए, 3 तरह के आरएनए होते हैं, हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। तो वैसे तो सभी आरएनए को बनाना डीएनए का काम है, लेकिन उसमें से आरआरएनए का जो फॉर्मेशन होगा बच्चों, किसका, आरआरएनए का जो फॉर्मेशन होगा, ये लिखा हुआ आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए का जो फॉर्मेशन होगा, उसमें न्यूक्लियोलस, मतलब वो न्यूक्लियोलस ही कराएगा, क्योंकि बिकॉज यू नो न्यूक्लियोलस भी एक तरह से डीएनए का ही पार्ट है, न्यूक्लियोलस में भी कुछ डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वैसा ही कंटेंट होता है, बट वो 46 क्रोमोसोम से अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सब बच्चे कि आरआरएनए का फॉर्मेशन एग्जैक्टली कौन करता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, जबकि बाकी एमआरएनए, टीआरएनए क्रोमैटिन नेटवर्क के डीएनए से बनते हैं। ठीक, और इसलिए कई बार क्वेश्चन आया है कि अगर एक ऐसी सेल है जिसको एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करना है, तो अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो उनका न्यूक्लियोलस बाकी सेल्स के न्यूक्लियोलस से बड़ा दिखेगा, प्रोमिनेंट दिखेगा, थोड़ा लार्जर दिखेगा, एंड
या फिर कई बार ऐसा भी हो सकता है, यूजुअली एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस होता है, बट कई बार यहाँ पर एक न्यूक्लियस में न्यूमरस न्यूक्लियोलाई भी होते हैं। न्यूमरस यानी मैनी, एक से ज्यादा, मतलब एक ही न्यूक्लियस के अंदर आपको 4-5 न्यूक्लियोलस दिख जाएंगे। ऐसा कब होगा? जिस सेल को एक्टिवली प्रोटीन सिंथेसिस करना है, वरना नहीं। ठीक है, क्लियर? वरना नॉर्मली एक न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस, तो ये न्यूक्लियोलस का फंक्शन है। और फिर यहाँ पर आपको जो मैंने समझाया था अच्छी तरह, क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में बताया है कि क्रोमैटिन नेटवर्क में क्या क्या होता है। अगर वो क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस हो जाए बच्चों, तो वो एक क्रोमोसोम बनाता है। अब बताओ कंडेंस कब होगा? कंडेंस होगा सेल डिवीजन के टाइम पर, जब प्रोफेज मेटाफेज आएगी, और प्रोफेज से पहले एस फेज आ चुकी है। तो जब भी आपको ये क्रोमोसोम दिखेगा ना, तो इस क्रोमोसोम में हमेशा आपको 2 क्रोमैटिड दिखेंगे। फर्स्ट सेशन जिसने नहीं देखा है, इसका मतलब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ ये क्रोमैटिड्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, यूजुअली एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमैटिड होता है, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है, इनको एक जैसा ही काम करना है। लेकिन ये इस पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, दिस इज सेंट्रोमियर। ये ग्रीन वाला सेंट्रोमियर नहीं है जो मैंने रेड कलर से बनाया बीचों बीच, ये सेंट्रोमियर है ना। ये जो ग्रीन कलर के बटन लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये तो काइनेटोकोर हैं, ये हर क्रोमैटिड का अपना अपना होता है। जबकि सेंट्रोमियर दोनों क्रोमैटिड्स का प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन बोलते हैं इसको। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि सेंट्रोमियर हमेशा सेंटर पे हो सकता है दोनों क्रोमैटिड यहाँ जुड़े हुए हो सकता है यहाँ जुड़े हो सकता है एंड पे भी जुड़े हो। तो बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम 4 अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, बट क्रोमोसोम आपको सेल में सिर्फ कब दिखेगा? जब सेल डिवाइड कर रही होगी, प्रोफेज या मेटाफेज में। अगर सेल नॉर्मली है, अपना मेटाबॉलिकली काम कर रही है, तो आपको हमेशा उलझा हुआ नेटवर्क दिखेगा, दैट इज क्रोमैटिन नेटवर्क। और उस क्रोमैटिन नेटवर्क में सारे क्रोमोसोम उलझे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, प्लस आरएनए भी है, प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं, प्लस नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी हैं। सब लिख रहा है यहाँ पे। क्रोमैटिन में चारों कंपोनेंट्स होते हैं, डीएनए होता है, हिस्टोन्स होती हैं, नॉन हिस्टोन्स होती हैं, एंड आरएनए भी होता है। तो क्रोमैटिन और डीएनए इज नॉट द सेम थिंग। क्रोमैटिन इज नेटवर्क ऑफ ऑल 4। उसमें से आप डीएनए को जब अलग करोगे, सेल अलग करेगी, तो वो आपको दिखेगा किस फॉर्म में दिखेगा? डीएनए आपको क्रोमोसोम्स की फॉर्म में दिखेगा। कई बार आपको डिफरेंस पता नहीं होता कि डीएनए और क्रोमोसोम में एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो वो चीज मैंने यहाँ पर आपको समझा दी है कि डीएनए और क्रोमोसोम कुछ अलग अलग नहीं है, सेम है। बस डीएनए को आप बहुत हाईली कॉइल्ड कर दो सेल में फिट करने के लिए, और उसकी पैकेजिंग कर दो। तो डीएनए को हाईली कॉइल्ड करने के लिए जब हम उसकी पैकेजिंग वगैरह करते हैं ना, उसमें ये सब काम आते हैं, हिस्टोन वगैरह। ठीक है, और वही आपको किस फॉर्म में दिखता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में दिखता है। क्लियर? समझ में आ गया? डीएनए अकेला नहीं पड़ा रहता सेल में, हिस्टोन के ऑक्टामर्स, मोतियों पर लिपटा रहता है। जेनेटिक्स में पढ़ते हैं ना हम न्यूक्लियोसोम मॉडल, बस वही चीज है। ठीक है, तो ये आपके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो गया, और ये रहे वो 4 तरह के क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर सेंटर पे है तो आप इसे कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर सेंट्रोमियर सेंटर से थोड़ा ऊपर या नीचे की तरफ शिफ्ट हो रखा है तो सब मेटासेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर एंड के पास है, बिल्कुल एंड पे नहीं, एंड के पास है, तो एक्रोसेंट्रिक। और अगर बिल्कुल एंड पर है तो इसे कहते हैं टेलोसेंट्रिक। टेलो मीन्स टेल, मतलब इतनी छोटी हो गई ये 2 शॉर्ट आर्म कि हमें दिखेंगी ही नहीं, ऐसा लगेगा कि सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड पे चला गया, बिल्कुल एंड पे चला गया। ठीक है, समझ में आ गया क्या? इसमें सारी आर्म्स इक्वल होंगी, इसमें 2 छोटी 2 बड़ी, 2 और छोटी 2 और बड़ी, यहाँ पर 2 ही आर्म्स दिखेंगी आपको। क्लियर? तो देख लो क्या क्या क्वेश्चन है। द न्यूक्लियर पोर इन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलाउ द पैसेज ऑफ। मैंने तुम्हें ये भी बताया था क्या कि न्यूक्लियस को कवर करती हुई ये जो मेम्ब्रेन आपको यहाँ पर दिख रही है, ये कैसी है? ये ऐसे डबल मेम्ब्रेनस है, और एक कंटिन्यूस लेयर नहीं है, इसके बीच बीच में छोटे छोटे होल्स हैं, ये बना रखे, बहुत सारे होते हैं, मैंने थोड़े से बनाए हैं। ठीक है, ये तो ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियर पोर, जिससे बाहर साइटोप्लाज्म में जो चीजें हैं वो अंदर जा सके, और अंदर जो चीजें हैं वो बाहर भी आ सके। ठीक है, तो ये क्या करता है? इसमें क्या पूछा है आपसे? न्यूक्लियर पोर किसका पैसेज अलाउ करता है? प्रोटीन्स, एंजाइम्स इनटू द न्यूक्लियस, प्रोटीन्स को अंदर भेजता है, या राइबोसोमल कंपोनेंट्स आउट ऑफ द न्यूक्लियस, या एमआरएनए आउट ऑफ द न्यूक्लियस, या ऑल ऑफ द अबव। अब इसके लिए फिर मुझे एक कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। देखो मतलब देखो, चाहे से थोड़ा सा लंबा हो जाए, कई बार हमें ज्यादा चीजें पढ़नी पड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रही है, मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से कह दूं हाँ भाई इसका आंसर ये टिक कर लो, ये होगा, तो फिर क्या फायदा? वो तो तुम खुद ही कर सकते हो। मेरा पर्पस ये है कि मैं चाहती हूँ तुम उस क्वेश्चन के पीछे जो भी कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू रिविजन कर लो। ठीक है, तो अगर ये एक सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है बच्चों, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है, और ये रहा न्यूक्लियोलस, ये रहा न्यूक्लियोलस। ठीक, तो ध्यान से सुनना,
मैंने तुम्हें कहा था न्यूक्लियोलस आरआरएनए को बनाता है, बिल्कुल बनाता है। न्यूक्लियोलस ने आरआरएनए को अलग कलर से बना दूं, ये सपोज इसने आरआरएनए बना लिए खूब सारे। अब सुनना, राइबोसोम्स जो है ना, जो बाहर पड़े हैं, हम कहते हैं राइबोसोम है, ये कैसे बने, इसका भी एक कहानी है। क्या कहानी है कि हमने ये समझा था कि अगर ये एक राइबोसोम है तो राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ आरआरएनए प्लस सम प्रोटीन्स, है ना। अब राइबोसोम बना कैसे समझना कि साइटोप्लाज्म में ना कुछ प्रोटीन्स पड़ी थी, मैं पीपी लिख रही हूँ, ये प्रोटीन्स हैं बहुत सारी, ये प्रोटीन्स अंदर गई, ठीक है, अंदर गई और न्यूक्लियोलस को कहा कि भाई हम प्रोटीन्स को इस आरआरएनए से जोड़ दो और राइबोसोम को बना दो। न्यूक्लियोलस का फंक्शन है आरआरएनए को बनाना, ये तो है ही, प्लस एक और फंक्शन है कि ये असेंबल करता है किसको, इस आरआरएनए को इन प्रोटीन्स के साथ, और जब आरआरएनए और प्रोटीन्स आपस में जुड़ जाते हैं तो बनता है आपका राइबोसोम। दोनों यूनिट्स अलग अलग, एक स्मॉलर यूनिट एक लार्जर यूनिट, ऐसे बहुत सारे राइबोसोम बना बना के न्यूक्लियोलस इनको तैयार कर लेता है। अब अंदर थोड़ा रहना है राइबोसोम को, राइबोसोम्स कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, और फिर ये बन बन के बाहर आ जाते हैं। तो राइबोसोम्स को बनाने के लिए पहले तो प्रोटीन्स अंदर गई, क्योंकि अंदर नहीं थी वो प्रोटीन, उनको बाहर से अंदर जाना पड़ा। फिर न्यूक्लियोलस ने आरआरएनए बनाया, उन प्रोटीन्स के साथ उसको असेंबल किया तो राइबोसोम्स बने, और फिर वो राइबोसोम्स बनकर वापस बाहर आए। तो क्या इस बेसिस पर तुम ये बता सकते हो कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है? ये कह रहा है कि न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स थे, ये अंदर गए थे, प्रोटीन्स एंजाइम्स इनटू द न्यूक्लियस जाते हैं। राइबोसोमल कंपोनेंट्स जब राइबोसोम बन जाते हैं तो वो बाहर आते हैं न्यूक्लियस के। एंड एमआरएनए, ये अलग प्रोसेस है, जब तुम जेनेटिक्स पढ़ते हो उसमें आता है क्या आता है कि अगर ये डीएनए है तो डीएनए से पहले अंदर एमआरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए, पर उसको प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ जाके करना है, बाहर साइटोप्लाज्म में आके ही तो करना है, क्योंकि प्रोटीन मशीनरी कहाँ पड़ी है, बाहर पड़ी है राइबोसोम्स की। तो एमआरएनए को भी बाहर आना पड़ता है। जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ाया हमने, है ना, जिसने नहीं पढ़ रखा वो पढ़ेगा, चिंता मत करो। तो एमआरएनए आउट ऑफ द न्यूक्लियस सही है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, मैच कर दो भाई। मेटासेंट्रिक, मेटा यानी बीचों बीच, तो मिडिल पर होगा सेंट्रोमियर, सब मेटा नियर द मिडिल, चाहे ऊपर चाहे नीचे, तो ये रहा स्लाइड अवे फ्रॉम द मिडिल, स्लाइड अवे। एक्रो, अब एक्रो और टेलो में बहुत बार कंफ्यूजन होता है हमें कि एक्रो को टिप पर करें या टेलो को, टेलो यानी टेल, टेल बिल्कुल एंड पर होती है, तो एंड पर जब आए एट द टिप तो टेलो, और नियर द टिप आए तो तब एक्रो। ठीक है, तो ए को थर्ड से, बी को फोर्थ से मैच करना है, ए थर्ड बी फोर्थ, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन ए। डन, चलो, तो ये आपके सेल चैप्टर का हो गया है रिवीजन। इसके क्वेश्चंस हमने सारे देख लिए हैं, कर लिए हैं, और हाँ, इसमें एंड में एक लाइन और लिखी है बच्चों, थोड़ा सा सैटेलाइट के बारे में समझाया है। सैटेलाइट डीएनए जो हम जेनेटिक्स में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिटेल में पढ़ते हैं, उसके बारे में लिखा है। क्या लिखा है देखना जरा, कि यूजुअली जब आप क्रोमोसोम्स को देखोगे तो आपको एक ही कॉन्स्ट्रक्शन मिलेगा, जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। ठीक है, बट कुछ क्रोमोसोम्स पे, जैसे यहां दिखाया है, कुछ क्रोमोसोम्स पे ये क्रोमैटिड वापस से आगे सिकुड़ गया, और फिर इसका ये आगे का पार्ट है, ये अपना अलग सिकुड़ गया, ये अलग कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, दोनों ज्वाइन नहीं कर रहे इसकी तरह, दोनों में अलग अलग कॉन्स्ट्रक्शन है। तो ये इसकी लाइन गलत खींच रखी है बच्चों, ये जो है ना, ये जो आपको पार्ट दिख रहा है कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट, ये है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, क्योंकि पहला कॉन्स्ट्रक्शन तो ये रहा जो कि कॉमन है दोनों क्रोमैटिड्स के बीच में, ये हर क्रोमैटिड का अपना अपना कॉन्स्ट्रक्शन है, दैट इज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन। और इसके बाद ये जो ये क्रोमैटिड ही है, कुछ अलग नहीं है, क्रोमैटिड जो डीएनए का बना है वही डीएनए है यहाँ पर, तो ये जो इसके बाद वाला फ्रेगमेंट है वो कहलाएगा सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि ये सैटेलाइट की तरह कुछ मार्कर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन का काम करता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें पता होता है कि ह्यूमंस में किस किस नंबर के क्रोमोसोम पर सैटेलाइट है, कैसी है, कहाँ है, उसकी क्या सीक्वेंस है। तो एक तरह से जैसे सैटेलाइट चीजों को लोकेट करने में मदद करता है, वैसे ही ये सैटेलाइट्स करते हैं, दैट्स व्हाई इनका नाम सैटेलाइट रखा गया है। ठीक है, तो और जब इस पूरे क्रोमोसोम को आप स्टेन करते हैं ना, शुरू में लिखा भी है, सबसे पहले न्यूक्लियर मटेरियल को स्टेन किया था फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने, और नाम दिया था क्रोमैटिन, बेसिक डाइज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो जब स्टेन करते हैं ना बच्चों, पूरा स्टेन हो जाता है, बट ये जो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है ये कभी भी स्टेन नहीं होता, इट इज अ नॉन स्टेनिंग कॉन्स्ट्रक्शन। तो ऐसा लगता है कि, ऐसा नहीं लगेगा, आप इमेजिन करो कि इसका सेम कलर है, इसका भी सेम कलर, और बीच में कलर नहीं हुआ, तो ऐसा लगेगा क्रोमैटिड का एक टुकड़ा टूट के अलग हो गया है, तो दैट लुक्स लाइक अ फ्रेगमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर
क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये सैटेलाइट का कोई क्वेश्चन मुझे अच्छा मिला नहीं तो मैंने डाला नहीं, कम पूछते हैं इससे, ठीक। अब लास्ट में 2-4 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन और देख लें। देखो भाई, वैसे डायग्राम बेस्ड सब तुम इतने तैयार हो चुके हो कि खुद कर सकते हो। ये पहचान रहे हो राउंड और ओवल सेल्स मीजोफिल सेल्स है, तो ये तो सही है। हमको इनकरेक्ट आइडेंटिफिकेशन बताना है, ओके। राउंड एंड बाइकॉनकेव रेड ब्लड सेल सही है। थर्ड को प्लेटलेट का है बच्चों, देखना जरा, अमीबॉइड शेप्ड डब्ल्यूबीसीज होती हैं या प्लेटलेट होती हैं, डब्ल्यूबीसीज होती हैं, तो ये रॉन्ग है, यानी यही हमारा आंसर है, ठीक है। प्लेटलेट्स होती हैं बिल्कुल सेल के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं फ्लैट, और ये तुम्हें पता ही है कॉल्यूमनर। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं सारे नहीं कराऊंगी डायग्राम बेस्ड, जहां पर मुझे लगेगा कि हाँ कुछ नई चीज है वहां कराऊंगी, सारे डायग्राम हम पढ़ चुके हैं। ये सेम वही आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम है, ये शुगर पॉलीमर्स निकले हुए हैं, ये इंटीग्रल प्रोटीन है, ये सेल के अंदर वाला पार्ट है ना। तो इन सब की लेबलिंग्स करनी है आपको, नथिंग एल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है, बिल्कुल सेम एनसीईआरटी वाला। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज इनर मेम्ब्रेन, और ये क्या दिखाए हैं, ये इन्होंने देखो एक बार एनसीईआरटी में देखना, ये मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है कि इसमें मैट्रिक्स किसको कहा है और क्रिस्टी किसको कहा है, ये रहा। अच्छा, ये ग्रीन कलर से दिखाया है वो मैट्रिक्स और ये इनफोल्डिंग्स क्रिस्टी। तो यहाँ देखें जरा हमारे डायग्राम में, हाँ ये मैट्रिक्स और ये इनफोल्डिंग जो है वो क्रिस्टी, ठीक है। यहाँ पर तुम्हें एक और चीज पूछी है, करेक्टली मैच विद इट्स फंक्शन। मैच भी करेक्ट होना चाहिए और उसका फंक्शन भी करेक्ट होना चाहिए, तो देख लेते हैं। पार्ट डी आउटर मेम्ब्रेन है, बिल्कुल ठीक है। गिव राइज टू इनर मेम्ब्रेन बाय स्प्लिटिंग, कभी नहीं, दोनों अलग अलग बनती हैं। पार्ट बी इनर मेम्ब्रेन है, फॉर्म इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, यस दिस इज करेक्ट। पार्ट सी क्रिस्टी है जिसमें सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में तो होता है बट वो क्रिस्टी पे थोड़ा होता है बच्चों, वो तो मैट्रिक्स में होता है, तो ये गलत है। एंड मैट्रिक्स के लिए लिखा है इट इज द साइट फॉर रेस्पिरेटरी चेन यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, तो ये दोनों वाइस वर्सा हो गए, है ना, रिवर्स हो गए, तो ये गलत है, ऑप्शन बी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जीबी का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई करना है, लो भाई वैसे ही हो रहा है। जीबी गोल्जी बॉडी, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था इसलिए क्या गोल्जी बॉडी बोलते हैं। ये ईआर का डायग्राम है, पहचानना है तुमको, ये रहा रफ ईआर, इसका फंक्शन भी पहचानना है, प्रोटीन सिंथेसिस। ग्लाइकोप्रोटीन का एक्चुअल फॉर्मेशन बाद में जीबी करता है, इसलिए हम इसको टिक नहीं कर सकते। देन यहाँ पर ये कौन सा ऑर्गेनेल है, इस तरह से मैं बार बार ड्रॉ कर रही हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया विच इज पावर हाउस ऑफ सेल, ऑप्शन बी। ये क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम आ गया, क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन ये आपको दिख रही है कनेक्ट करती हुई, ई जिसको इन्होंने लिखा है वो है दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाली इंटरग्रेनल थाइलेकॉइड, ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शंस में। डी खुद ग्रेनम है, ओ सॉरी सी ग्रेनम है, डी क्या है, अच्छा डी एक सिक्का है, एक सिक्कों को कहेंगे थाइलेकॉइड, बहुत सारे सिक्के जब एक के ऊपर एक अरेंज हो जाएंगे तब आप उसको कहोगे ग्रेनम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थाइलेकॉइड एंड ग्रेनम। कई बार हमें नहीं पता चलता कि क्या डिफरेंस है, एक सिक्का थाइलेकॉइड, सिक्के के ऊपर सिक्का रखते जाओ जो ढेरी बन गई वो है ग्रेनम, ठीक है। नेक्स्ट ये किसका डायग्राम है, पहचानो, 9+2 सीलिया फ्लैजिला, बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इंटरडबलेट ब्रिज है, ये सेंट्रल ट्रिब्यूल्स हैं और ये स्पोक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इस डायग्राम में देखो आ गया ए और बी क्या है, तो ए तो सैटेलाइट है और बी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, ए सैटेलाइट है और बी सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, सी क्या है, अच्छा सी में बोल रहे हैं बताओ ये कौन से टाइप का क्रोमोसोम है, तो ये बिल्कुल सेंटर में है, दोनों आर्म्स इक्वल, तो ये मेटासेंट्रिक हुआ, यानी ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये वो आपके यूकैरियोटिक सेल के जो दो डायग्राम है ना, प्लांट सेल और एनिमल सेल, बट ये आपको क्लियरली दिखेंगे नहीं, मैंने डाल दिए हैं कि भाई बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना। एंड ये हो गया टाइप ऑफ क्रोमोसोम, बिल्कुल एंड पर है तो टेलोसेंट्रिक, नियर द एंड है तो एक्रोसेंट्रिक, नियर द मिडिल है तो सब मेटा और बिल्कुल बीच में है तो मेटा। अगर तुम्हें इन दोनों में कंफ्यूजन होना तो ध्यान रखना एनसीईआरटी से ही आते हैं डायग्राम, तो जिस पर सैटेलाइट बनी हुई है वो मेटासेंट्रिक है, तो सब मेटासेंट्रिक पहचान जाओगे, ठीक है। अब होपफुली एग्जामिनर ऐसे तुम्हें उलझाने के लिए कुछ और ना करे, ठीक है, क्लियर। वैसे भी इनकी डेफिनेशन पे क्वेश्चन आता है या मैच द फॉलोइंग पे क्वेश्चन आता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ बायो, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लियर। अब आप करेंगे अपना पार्ट, मैंने तो अपना पार्ट कर दिया है, आपको समझा दिया है कैसे करना है, नाउ यू हैव टू डू क्वेश्चन प्रैक्टिस, और वही रूल तब तक उस चैप्टर की क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहनी है जब तक हम एटलीस्ट 80 to 90% क्वेश्चंस खुद से सही ना करने लग जाएं, तब जाके आप समझना कि उस चैप्टर पे आपकी पकड़ बनी है। और अगेन वो जो 10% गलतियां हैं वो सिली मिस्टेक की वजह से हैं, उन पे जब वर्कआउट करोगे, बार बार देखोगे कि कहाँ हमारी गलती हो रही है,
तो ब्रेन आपकी गलती का पैटर्न समझ जाएगा। जैसे होता है ना, हम किसी चीज को बार बार करते तो कितना परफेक्ट हो जाते हैं उसमें, क्योंकि बार बार करने से ब्रेन को समझ आता है अच्छा ऐसे करने से गलत होगा, ये गलती नहीं करनी, अलर्ट रहना है। पर आप करोगे ही नहीं प्रैक्टिस, तो आपका ब्रेन कैसे समझदार होगा, कैसे पता चलेगा उसे कि व्हाट इज सिली मिस्टेक, ये अवॉइड करना है, इसको ऐसे करना है। इसीलिए हमेशा आपसे कहते हैं कि जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की कर रहे हो, तो आपको थ्योरी पे पकड़ बनानी है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करके टेस्ट देना है, देन इट विल बी अ फुल प्रूफ प्रिपरेशन। और अब तो एक और कंपोनेंट है बायो में, तो आपको रिवाइज भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आप पढ़ लेना, कर लेना क्वेश्चंस, प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। नेक्स्ट सेशन में हम अगला चैप्टर बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे। ओके, गुड बाय।